Okay, good morning everyone. I said good morning everyone. क्या हो गया? सपना देख के आया क्या रात को? अभी तो सपना देख रहा है ना? चलो, let's get started. क्या हुआ यार तुम लोग भी? क्या हो गया आज? In your modules, come to the index, please. In your modules, SM लेके आए ना तुम आज? पता चले वो फिर से लाइव. Nice. Come to the index, guys. फटाफट से. Shh. I want minute of silence now. Enough. क्या? क्या करना क्या है? कॉर्नर में जाके बैठ जाओ उधर. वहां बैठ जाओ, वहां पे बिल्कुल दूर है वहां से. ऐसी जल्दी. अरे बेटा ऐसे करेंगे तो मतलब सिलेबस कब खत्म करेंगे यार? क्या तुमको चाहिए? क्या प्रॉब्लम क्या समझ नहीं आता? चले देसी कुछ बंद नहीं करने का. उनको बोलना है कम्बल लेके आने का. चलो, कम टू द इंडेक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. आई वॉन्ट मिनट ऑफ साइलेंस नाउ. इनफ. चलो, now how do we get started with this subject? In total there are 8 chapters, but SM के अंदर एक एडवांटेज है, जो मेजोरिटी चैप्टर्स है उनके अंदर बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं. देर आर हार्डली 2 और 3 चैप्टर्स जो उन्होंने स्ट्रेच किया है नेसेसरीली. अदरवाइज ऑलमोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 3 अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे आप. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी. मेजोरिटी स्ट्रेटजीज के बारे में ओवरव्यू रहेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा. कोई एक आध उनका पर्सनल फेवरेट हुआ तो बहुत डिटेल में लिख देंगे. जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी को 7-8 पेज में लिखा है. बाकी कोई भी स्ट्रेटजी को इतना डिटेल में नहीं लिखा है, बस एक अच्छा ओवरव्यू दिया है. तो ओवरऑल ये सब्जेक्ट कंपेरेटिवली बहुत फास्ट खत्म होता है. द रीजन बीइंग जो कंटेंट मॉड्यूल के अंदर है वो काफी लिमिटेड है. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, आई थिंक 2009 के अंदर जब मैंने BCC लिखा होगा तब जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था और जो आज है कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर. वैसे आप मुझे पूछेंगे तो जो मैनेजमेंट के बेसिक रूल्स है दे डोंट चेंज फॉर ईयर्स. Although your strategies, your business practices, they get evolved because obviously industries change होते हैं, competitive practices बदलते हैं, तो आपका थोड़ा काम करने का तरीका बदल जाता है. पर जो बेसिक थंब रूल्स है वो नॉर्मली नहीं बदलते हैं. यहाँ पर आपको एक अच्छा ओवरव्यू देने का ट्राई करेंगे. पहले ही आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ. यहाँ पर बिजनेस क्या है, बिजनेस के एडवांटेजेस क्या है, एवरीथिंग अबाउट बिजनेस नहीं है. दैट वॉज समथिंग दैट इज देयर. सम बेसिक कंटेंट वाज देयर इन BCK चैप्टर 2. समझ रहे हो मेरा बात? यहां पर बिजनेस से ज्यादा एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपको स्ट्रेटेजाइजिंग कैसे करना है. दैट चैप्टर इज, दैट सब्जेक्ट यू कैन से इज योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. रादर जब हम मास्टर्स करने के लिए जाते हैं, अगर आप जनरल MBA करने के लिए जाएंगे या MS इन फाइनेंस कर रहे हैं, MS इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो जनरली मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट आता है जहां फिलिप कॉटलर के रूल्स पढ़ाते हैं, माइकल कोटलर के रूल्स पढ़ाते हैं आपको. वो जो कोर मैनेजमेंट है उसका कुछ पार्ट आपके सिलेबस में है. ऐसा मान के चलिए पूरा मैनेजमेंट तो लिटरली 200 पेज में नहीं पढ़ाया जा सकता है. पीपल स्पेंड ईयर्स, लाइक फॉर एग्जांपल MBA करने के लिए इंसान ऑलमोस्ट 21 से 24 मंथ्स स्पेंड करता है टू एक्चुअली get a decent understanding of management. So it will be stupid to say in 200 pages in 50 hours you'll understand management. That is not right to say according to me. But आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि नॉर्मली स्ट्रेटेजीज कंपनीज के लिए रेलेवेंट कितने होते हैं, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है, कंपनीज के अंदर जब हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज क्या है. मतलब एक तरीके से आपको पूरा स्ट्रेटेजाइजिंग का ओवरव्यू मिल जाएगा. दिस इज नॉट समथिंग दैट मैनेजमेंट इज गिवन टू यू इज इन एक्सट्रीम डिटेल. सिर्फ एक ओवरव्यू मिलेगा. फॉर एग्जांपल आपको एक इंडस्ट्री में कंपटीशन को एनालाइज करना है, तो इन्होंने लेट्स से एक माइकल पोर्टर के कुछ कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस का एक मॉडल है, वो मॉडल बना करके दिया है जो एक्चुअली में बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है. इट्स नॉट समथिंग दैट इट इज नॉट बीइंग फॉलोड. द ओनली थिंग इज आपको आज तक कभी डिस्कस करके नहीं बताया होगा, वो आपको यहां इस सब्जेक्ट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा. अगर फ्यूचर में आप में से कोई भी
कंसल्टिंग में एंटर करना चाहता है, एंड व्हेन आई से बिजनेस कंसल्टिंग, इट्स अ ओपन एंडेड इंडस्ट्री। ये सब्जेक्ट आपके लिए एक बेस बन जाएगा। ये आपको थोड़ा सा कंसल्टिंग में नॉर्मली थॉट प्रोसेस कैसा होता है वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। इवेंचुअली people say for consulting there is no eligibility criteria. You can have any qualification and you enter into consulting. Eventually आप businesses को देख करके experience gain करके एक अच्छे consultant बनते हैं। consultant book से नहीं बन सकता है, क्योंकि आप हर एक business को अलग तरीके से visualize करके उन्हें एक solution देने वाले हैं। तो आपको thought process develop करना होता है। एक किताब या 4 किताब आपको एक अच्छा consultant नहीं बना सकती है। ये book बस आपको एक overview दे सकती है how a consulting world looks like, how strategizing sounds like, एटलीस्ट बेसिक टर्म्स जो है कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के दौरान कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती है, इंप्लीमेंटेशन में लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए एटलीस्ट आंखों के सामने आएगा, वो चीजें एटलीस्ट आपको पता चल जाएगी। इसके आगे का जो जर्नी रहेगा वो आप डिसाइड करेंगे आपको एक्चुअली करना है या नहीं करना है। व्हेन पीपल चूज देयर मास्टर्स देन इवेंचुअली दे स्टार्ट थिंकिंग व्हाई पीपल डोंट हायर इन कंसल्टिंग फ्रॉम एनी प्रोफेशनल कोर्स डायरेक्टली। द रीजन बीइंग मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल डेवलप नहीं किया जाता है। इसी वजह से वो प्रेफरेंस देते हैं उन लोगों को जो लोग एमबीए करके आते हैं। इन जनरल ये प्रैक्टिस है हमारे कंट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी में एज अ सीए नहीं हायर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट भी किया है, बट जरूरी नहीं है कि आप उतने ही कॉम्पिटिटिव रहेंगे, उतने ही अच्छे रहेंगे जितना एक शायद एमबीए फ्रॉम आईएसबी रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज टेक्निकली आप साउंड रहेंगे, बट मे बी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ द कंसल्टिंग माइंडसेट आपको आज तक कभी ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया है। तो आप कहीं लैक करेंगे, कहीं वो लोग बेटर रहेंगे क्योंकि उनका ट्रेनिंग उस तरीके से हुआ है। तो अभी के लिए थोड़ा सा अगर क्यूरियोसिटी रखेंगे तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। इसमें आई वुड से EIS में चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में लिखी हुई थी, उतना कंटेंट नहीं है। कुछ 2-3 चीजें हैं जो बहुत स्ट्रेच की है और एक्चुअली करनी भी चाहिए, बिकॉज वो चीजें इतना कोर पार्ट है कि उन पे इतना डिस्कशन ना हो तो इंसान को एक्चुअली उसका अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आएगा। तो उस हिसाब से सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट डिसेंट है। कुछ रूल्स पुराने हैं, कुछ रूल्स अभी भी रेलेवेंट है। इस तरीके से सब्जेक्ट आपके लिए रहने वाला है। यहां पर हम पूरा 1 to 8 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यहां पर ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है, चैप्टर 1 ऑनवर्ड्स। EIS में हर चैप्टर अलग था, यहां पे हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेगा। इट्स लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, वहां से शुरू करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रहेगा। जैसे ऑडिट का एक प्रोसेस है, वैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी एक प्रोसेस है जो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें आएगी लेट्स से इन बिटवीन, लेट्स से चैप्टर नंबर 2 आप रियलाइज करेंगे एक ही चैप्टर जो आपको बहुत वास्ट लगेगा। इफ यू लुक एट चैप्टर नंबर 2, 46 पेजेस, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली इकट्ठा किया। जहां कुछ समझ में नहीं आया उन्होंने सब इकट्ठा करके चैप्टर 2 में डाल दिया। तो जो चैप्टर 2 उसमें मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स बहुत सारा है आपका, इसलिए चैप्टर 2 को शायद हमको पूरा एसएम खत्म करने के बाद में भी रिविजिट करना पड़ेगा कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स को देखने के लिए। वो डायरेक्टली डे 1 पे समझ में नहीं आ सकते हैं। अदर देन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो अ परफेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 8 हियर। आर यू कंफर्टेबल? 2 और चीजें। नंबर 1, MCQ एसएम के बहुत इजी होते हैं क्योंकि इट्स अबाउट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने 11th-12th में कॉमर्स, OCM वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स में पढ़ लिया है, तो आपका अप्रोच इजी रहेगा। MCQ इज नॉट अ प्रॉब्लम। एसएम में दूसरा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो होता है 4 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन का आंसर लिखना। द रीजन बीइंग EIS में एडवांटेजेस में 8 पॉइंट लिखे हैं, राइटिंग एनी 4, और हर एडवांटेज हेडिंग के अंदर भी अंदर बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है। तो अगर आप कुछ भी मन से लिखेंगे आपका एक्चुअली आंसर मैच होता है। इन एसएम द प्रॉब्लम इज एडवांटेजेस 4 ही होंगे और हर एक हेडिंग के अंदर 3 ही लाइन होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? वहां सैंपलिंग लगाना पॉसिबल था, यहां सैंपलिंग इम्पॉसिबल है। यहां अनफॉर्चुनेटली जब ICAI चेकिंग करेगा उसके पास सजेस्टेड आंसर में कंटेंट ही लिमिटेड है, तो जब वो कंपेयर करेगा तो आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं है अपने मन से लिखने का आइडियली। बट प्रॉब्लम क्या होता है, एसएम का लैंग्वेज इतना लॉजिकल लगता है कि हर बच्चे को लगता है मेरा लैंग्वेज ऐसा ही है, तो यहां पर बच्चा ज्यादा अपने हिसाब से लिखता है और ओवरऑल जब आपको मार्क्स आएंगे अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एसएम में कम मार्क्स आएगा, EIS में ज्यादा आएगा। द रीजन बीइंग वहां पे आपका आंसर एक्चुअली मैच होता है। यहां पर आंसर मैच करने के लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। लिटरली 200 पेजेस है, ये एक अच्छा समरी है। ICAI मॉड्यूल का ऑलमोस्ट 85-90% एज इट इज उठाया, लॉजिकल समराइज किया, थोड़ा सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे किया ताकि आपको समझ में आए। पर 200 पेज में पूरा सब्जेक्ट खत्म होता है। सेम वेटेज है 50 मार्क, हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है।
अगर आपने इसका थरो रीडिंग 2 या 3 बार कर लिया, थोड़े क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो क्लास के साथ में होमवर्क के सेंस में कर लिया, दिस सब्जेक्ट विल बी सॉर्टेड फॉर यू, रादर यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, आपको एकदम स्ट्रेस नहीं आएगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत ईजी गोइंग है कंपेरेटिवली। हाँ, स्ट्रेस क्या है, बीसीके में सब समझ रहा था, लिखना कुछ नहीं था। इस बार ऐसा नहीं है, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो सिर्फ बीसी के अप्रोच काम में नहीं आएगा, इधर हमको थोड़ा सा हर एक चीज के ऊपर ओवर्स एम्फसाइज करके स्ट्रेस देके थोड़ा उसको समराइज भी करना पड़ेगा, लिखने का आदत डालना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के अंदर भी। दैट इज द ओनली यू कैन से ट्रिकी पॉइंट, क्योंकि आपको आदत बीसीके में सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने का था, यहां पर आपको थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अदर देन दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। Can we get started? Let's start with chapter 1, which is the most basic chapter, Introduction to Strategic Management. आइए, in your modules, page number 1.2. बहुत सिंपल सा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो मतलब ऐसा फील भी नहीं होगा कि कोई नया सब्जेक्ट शुरू किया है। सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स एक्चुअली में सब्जेक्ट शुरू होता है। फर्स्ट चैप्टर तो इंट्रोडक्शन है लिटरली। अभी के लिए सर, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी, देयर इज अ सेकंड वर्ड कॉल्ड एज मैनेजमेंट। पहले दोनों वर्ड्स को इंडिविजुअली समझते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एंड देन होपफुली विल गेट टू द कॉन्सेप्ट व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड स्ट्रैटेजी? अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप सब लोग फाउंडेशन पास करके आए हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ यू एटलीस्ट हैव स्टडीड बीसी के चैप्टर 2। बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ के आए रहेंगे ना, पेस्टल एनालिसिस, माइक्रो मैक्रो, स्वॉट, सब पढ़ के आए होंगे। स्वॉट के आगे टोज मैट्रिक्स पढ़ के आए रहेंगे, ये सब आपको आता है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। क्योंकि देखो आपको बता रहा हूँ, एसएम में 9 चैप्टर्स थे, मतलब चैप्टर 7 ही थे, पर कंटेंट के हिसाब से 9 चैप्टर थे। उसका जो पहला चैप्टर था वो बीसीके का चैप्टर 2 है आपका। अब इसमें जो एक चैप्टर कम कर दिया है उसको बीसीके में ही इंक्लूड कर दिया था, तो मतलब अजम्पशन है आपको बेसिक्स पूरा आता है। क्या आप उस अजम्पशन से शुरू करें? बीच में आपको मैं याद दिलाते रहूंगा, घबराइए मत, आराम से, मतलब आई विल रिमाइंड यू, डोंट वरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या थे, ऐसा थोड़ा थोड़ा याद दिलाते रहूंगा आपको, थोड़ा परेशान करते रहूंगा। याद है कुछ स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सेस थे, लीस्ट रेजिस्टेंस, तुम्हारे जैसा था एकदम, डायनेमिक रेस्पॉन्स, प्रोसीडिंग विद कॉशन, कुछ ऐसा याद आ रहेगा थोड़ा बहुत। हाँ, सब कुछ वापस आएगा, बट इट्स जस्ट दैट उसका एप्लीकेशन आएगा, वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बट उसका रेलेवेंस आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज द एंटायर प्रोसेस इज बिल्ड अराउंड दैट चैप्टर ओनली। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजी? हैव यू एवर हर्ड द वर्ड स्ट्रेटेजी? ऑडिट स्ट्रेटेजी, हो, उसको छोड़ दीजिए, वापस बैक टू पेविलियन आ जाइए। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे मैं, पूछो क्या? अभी ऐसे में आ जाए वापस, चलो नाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजी? एनीवन वांट्स टू डिफाइन स्ट्रेटेजी? सिंपल वर्ड है यार। व्हाट इज स्ट्रेटेजी? इज दिस योर स्ट्रेटेजी? डोंट गिव मी द आंसर। स्ट्रैटेजी इन सिंपल टर्म्स, इन्होंने बोला वो वॉर से आया है वर्ड वगैरह, टाइम पास। मेरे को है ना, ये वर्ड किधर से आया, किसने दिया, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हैं? अब काम का बात करते हैं डायरेक्टली। सर, व्हेन आई यूज द वर्ड स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स इट्स अ प्लान। सो एनी ऑर्गेनाइजेशन may come up with a plan, and normally why do you make a plan? To achieve a certain objective. तो एक बिजनेस के कोई ना कोई आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको अचीव करने के लिए आपने गेम प्लान बनाया होगा, आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया होगा। कुछ वर्ड्स इन्होंने यूज किया, आपको बता रहा हूं वो। इट कैन बी अ वर्ड गेम प्लान, इट कैन बी अ वर्ड ब्लूप्रिंट। हैव यू हर्ड द वर्ड ब्लूप्रिंट? कंस्ट्रक्शन के अंदर नॉर्मली हम पूरा एक स्केच डेवलप करके रखते हैं, तो दैट्स नथिंग बट अ स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी इन सिंपल वर्ड्स कैन बी अ गेम प्लान और अ ब्लूप्रिंट जो आपने बनाया है, ताकि आप अपने बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अब मेरे बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी वन ऑब्जेक्टिव, और आपने फिर एफएम में पढ़ा होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, पढ़ा होगा ना, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एफएम रहेगा, वहां पर वो बोला होगा प्रॉफिट पे फोकस मत करो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर बताया होगा आपको ऐसा। सो बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई वुड वांट मेरा मार्केट शेयर ग्रो होना चाहिए, आई वुड वांट मेरे मार्जिन्स एनहेंस होने चाहिए, आई वुड वांट हम अच्छे से ग्रो कर पाए, डाइवर्सिफाई कर पाए। तो एक बिजनेस के अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए व्हेन यू मेक अ लॉजिकल प्लान, व्हेन यू मेक अ ब्लूप्रिंट, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेटेजी। ये सिंपल शब्दों में स्ट्रेटेजी वर्ड का मतलब है। एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं, विल डिस्कस मोर अराउंड इट, एंड स्लोली आपको एक बेस बिल्ड करने का मौका मिलेगा। नोटबुक में जाइए,
आपके पास नया नोटबुक है या ये ऐसी है? वो नोटबुक भी आप यूज कर सकते हो चाहिए तो, इट्स नॉट अ बिग डील. मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स इफ यू हैव नो नोटबुक इट्स फाइन. एसएम में हम 200 पेज की टोटल किताब है, मतलब हायर से 100 पेज लिख पाएंगे. वी जस्ट नीड 100 पेजेस आइडियली, नॉट मोर देन 100 पेजेस. एसएम चैप्टर 1 तुमसे डिस्कशन क्यों ही करता है. मैं अपने आप को रोज बोलता है आज मैं इनसे बात ही नहीं करेगा, आज मैं इनको से पढ़ा के आएगा. Chapter 1 Introduction to SM. Chapter 1 Introduction to SM. Under this, concept number 1 Meaning of strategy. Under this, point number 1 Meaning of strategy. Meaning of strategy. Under this, point number A Meaning of strategy. Point number A. Strategy is a long range blueprint. Strategy is a long range blueprint. Long range blueprint of entities desired image. Long range blueprint of entities desired image, comma direction and destination. Entities desired image, comma direction and destination. That is what it wants to be. That is what it wants to be, comma what it wants to do and where it wants to go. What it wants to be, what it wants to do and where it wants to go. एसएम में ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन बहुत बार होने वाला है. ऐसा इट्स बेसिकली दे आर फोर्सिंग यू टू थिंक अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस. देखो सिंपल शब्दों में क्या बोलता है. It is a long range blueprint. When I say long range, मतलब strategy is not generally short term. It is generally considered as a long term plan. तो जब आप एक long term plan बना रहे हैं, blueprint बना रहे हैं, किस चीज का, कि एक entity किस तरीके का image build करना चाहता है, किस direction में move करना चाहता है, exactly क्या achieve करना चाहता है आने वाले कुछ time के अंदर. मतलब in simple terms अपने objectives को build करना and उसके around एक plan बनाना जो मैं achieve करना चाहूंगा in a longer period of time. This is called as strategy. Same word के ऊपर multiple उनके definitions रहेंगे, multiple content रहेगा. आपको बस उसको pick करना है, उतना relevant content लिखना है जितना एग्जाम के लिए simple रहेगा. Simple शब्दों में strategy एक plan है जो आपको आपके objectives achieve करने में help करता है. अब आपके objective short term है या long term है वो subjective है, but इन्होंने generally जो पूरा strategic management concept बनाया है, it's not something that you will achieve within 2 months, 3 months, 6 months. It's generally a long term process. For एग्जाम्पल एक कंपनी बहुत स्मॉल स्केल से कैसे एक प्रॉपर लार्ज स्केल एंटिटी फॉर्म होगा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 to 5 years. वो 3 से 5 साल तक का आपका जो पूरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो इनडायरेक्टली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होने वाला है. तो स्ट्रेटेजी वर्ड भी क्या है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइंड है कि एग्जैक्टली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कैसे आप प्लान करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं. वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि भाई इन सिंपल टर्म्स एज अ कंपनी कैसा रेपुटेशन में बिल्ड करना चाहता हूं, कैसे प्रोडक्ट्स बना के बेचना चाहता हूं, क्या एग्जैक्टली एक बेंचमार्क या स्टैंडर्ड में अचीव करना चाहता हूं. व्हेन आई मेक सच ऑब्जेक्टिव्स एंड आई मेक अ प्लान टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, दैट प्लान इज कॉल्ड एज स्ट्रेटजी. क्या स्ट्रेटजी का थोड़ा मतलब समझ में आया? एक डेफिनेशन और लिखिए, उसके अराउंड थोड़ा और समझ में आएगा. मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी में लिखिए पॉइंट नंबर बी. स्ट्रेटजी इज द गेम प्लान. Strategy is the game plan that management uses. Strategy is the game plan that management uses to improve their market position. Game plan that management uses to improve their market position, comma, to conduct their operations effectively. To conduct their operations effectively.
to conduct their operations effectively, comma, to attract and satisfy customers, to attract and satisfy customers, and to compete successfully, and to compete successfully. अब देखेंगे तो सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव लिख दिए, उसको अचीव करने के लिए जो मैंने गेम प्लान बनाया वो क्या है, मेरे लिए स्ट्रेटजी है. प्लीज एक बात समझिए, रियल लाइफ में आपके ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ इन्हीं वर्ड से एक्सप्लेन करेंगे जरूरी नहीं है. हर कंपनी के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. बॉटम लाइन सिंपल शब्दों में, इट्स अ प्लान टू अचीव योर अदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. दैट प्लान इज कॉल्ड एज स्ट्रेटजी. इन्होंने बस इसको ही सिंप्लीफाइड तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखने का ट्राई किया है. एक बार 2 मिनट स्पेंड कीजिए, रीड बोथ द सेंटेंसेस. डू यू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी? इट्स नथिंग बट अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बोल दीजिए, गेम प्लान बोल दीजिए, जिससे आप अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे. पढ़िए एक बार दोनों पॉइंट्स को. इफ यू आर कंफर्टेबल विल प्रोसीड. पीछे ना डोर बंद कर दीजिए प्लीज. एकदम टाइम पास लग रहा है. सिंपल है, आगे बढ़े. पक्का. चलो अब एक दो सेंटेंस और पढ़ो. इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1.4. रीड पॉइंट नंबर एफ. मस्त देखो क्या बोलते हैं. स्ट्रेटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट. क्या ये लॉजिकल लगता है आपको? साथ से मैंने अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया, इज दैट सफिशिएंट? नो. सी स्ट्रेटेजी बनाने के साथ उसको इंप्लीमेंट तो बढ़िया से करना पड़ेगा. टू इंप्लीमेंट इट प्रॉपर्ली आई विल नीड राइट सेट ऑफ पीपल. सो मैनेजमेंट हियर रिप्रेजेंट द राइट सेट ऑफ पीपल. मैनेजमेंट वर्ड का मतलब अगला टॉपिक आने वाला है, डोंट वरी अबाउट दिस. बट सिर्फ स्ट्रेटेजी अपने आप में क्या सफिशिएंट हो जाएगा? नहीं. सिर्फ स्ट्रेटेजी अच्छा बनाने से कुछ नहीं होगा. अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ में उसका अच्छा इंप्लीमेंटेशन भी मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा. बट रिमेंबर एक इंटरेस्टिंग लाइन, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी perfect, can never be flawless or optimal. मतलब वो एकदम परफेक्ट, इसमें कोई फ्लॉज ना हो, एकदम रियलिस्टिक हो 100%, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हर स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं. ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं तो आपको यही लगेगा ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है इस सिचुएशन के लिए, बिकॉज द वन हु फॉर्मुलेट्स अ स्ट्रेटेजी विल ऑलवेज बिलीव उसका अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है. पर जब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जाएगा और लेट्स से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो अचीव नहीं होते हैं, या वो अचीव होते हैं बट उतना अच्छे से नहीं होते जितना अच्छे से उसने प्लान किया होगा, तब उसको रियलाइज होगा ना कि स्ट्रेटेजी में कुछ चैलेंजेस भी थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे. इसीलिए ये ऑथर्स ने बहुत सोच समझ करके बोला है कि आपको ये कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, बिकॉज दे बिलीव एज अ फ्यूचर लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आई शुड नॉट बी दैट एरोगेंट कि मेरा हर स्ट्रेटेजी परफेक्ट रहने वाला है. रादर कभी कभी अपने स्ट्रेटेजीज को ठीक करने के लिए रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है. दैट मे बी ओरिजिनली यू हैड थॉट ऑफ समथिंग बट देन यू रियलाइज नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दिस. आई हैव टू डेविएट फ्रॉम दिस. आई नीड टू हैव अ बेटर प्लान व्हिच कैन हेल्प my plan A to successfully work ideally. तो इन सिंपल टर्म्स आपको बस वो बेसिक समझा रहा है स्ट्रेटेजी वर्ड के अराउंड. नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर सी. स्ट्रेटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट. स्ट्रेटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, alert and responsible management. Not a substitute for sound, alert and responsible management. Point number D. Strategy can never be perfect. Strategy can never be perfect and flawless. Strategy can never be perfect and flawless. आपका शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गया. अगर आपको लिखना पड़ा तो ऐसा घटिया क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, बट एक जमाने में पूछे उन्होंने. देखो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं समझो मेरा बात. व्हाई आई एम फोर्सिंग यू टू राइट दीज थिंग्स ऑल्सो. आप बोल सकते थे इसकी लिखने का जरूरत नहीं है. 2 मिनट ले सुनना शांति से. चैप्टर 1 का वेटेज 7 to 8 मार्क्स. टोटल 50 मार्क का सिलेबस है.
8 चैप्टर्स है मेरे पास में, हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है, मतलब ऑलमोस्ट 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन मेरे को हर चैप्टर से आने वाला है। बराबर है कि नहीं है? आएगा, मतलब अभी कभी कभी एक आध के केस में कुछ 2 मार्क का सिर्फ एमसीक्यू आ जाएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन कम आएगा, किसी चैप्टर में 2 4 मार्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इस तरीके का मिक्स एंड मैच रहेगा। एवरेज 6 7 8 ये मेरा वेटेज है हर चैप्टर का। अब इस चैप्टर में मेरे पास मैं बोलूं टोटल पूछने के लिए क्वेश्चन ही 5 है, उस मतलब टोटल है ही 5, चैप्टर में कुछ और है ही नहीं। मतलब वो क्या पूछेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजर। याद है कि वो बार बार बोलता था कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। खत्म हो गया चैप्टर। अब मेरे पास इतना ही है पूछने के लिए, तो मैं जब क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, मैंने अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एडवांटेज लिमिटेशन 5 अटेम्प्ट में 3 बार पूछ लिया, तो एक बार कुछ अलग पूछने का मन करेगा ना यार। तो क्या पूछेगा, स्ट्रेटेजी क्या होता है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से लिटरली जब चैप्टर बहुत ही छोटा है, उसके अंदर है ही बहुत कम कंटेंट, वहां पर आपको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। जहां चैप्टर के अंदर अच्छे लॉजिकल अच्छे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, वहां पर वो ऐसी चीज पूछने के बजाय उसके पास में मल्टीपल, जैसे आप चैप्टर 2 में जब जाएंगे, मैं चैप्टर 2 में आपको ऐसी चीजें लिखने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। क्यों? चैप्टर 2 अपने आप में 50 पेज का चैप्टर है, उसके अंदर 25 क्वेश्चन बन सकते हैं, 25 में से पूछने 2 हैं। कैन आई से आई हैव मोर ऑप्शंस टू आस्क। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको थॉट प्रोसेस थोड़ा एग्जाम के लिए भी बना के रखना पड़ेगा। समझने के लिए बढ़िया सब्जेक्ट है, सुनने के लिए बढ़िया है, बट एट द सेम टाइम मेरा अप्रोच टुवर्ड्स दी प्रिपरेशन शुड ऑल्सो बी सिंपलर। यहां पर नंबर ऑफ पेजेस बहुत ही कम है, एफर्ट रिक्वायर्ड बहुत ही कम है, ट्रस्ट मी स्पेसिफिकली, एंड मार्क्स उतना ही मिलने वाला है आइडियली। तो आपने थोड़ा सा अगर लॉजिकल तरीके से एफर्ट डाला तो आपको यहां बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा हर चैप्टर को इस तरीके से सोचना। समझने के बाद में इस चैप्टर में आईसीआई पोटेंशियली मेरे से क्या पूछ सकता है, वो मेरे को स्ट्रेटेजी में शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोलेगा, क्या मैं लिख पाएगा? वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब पूछेगा, विल आई बी एबल टू राइट? इफ यू आर एबल टू थिंक लाइक दिस अबाउट एवरी चैप्टर, तो तुम बेटर प्रिपेयर कर पाओगे एग्जाम के लिए। ये मैं तुम्हारे सोचने के लिए बोल रहा हूं। जब हमारा चैप्टर्स खत्म हो जाए तब आप ऐसा सोचना, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। डज इट मेक सेंस टू यू? कैन आई गो बैक टू बेसिक्स? अभी के लिए बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी समझ में आया आपको? चलो एक आध पॉइंट और पढ़ लेते हैं। देखो पॉइंट नंबर जी, इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड pragmatic. What is pragmatic? Practical. मतलब समथिंग विच इज प्रैक्टिकली रियलिस्टिक, आइडियली वो चीज आप सोच रहे, दैट्स कॉल्ड एज pragmatic. मतलब बॉटम लाइन हम चाहते हैं स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, pragmatic होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए, वेल थॉट होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ अच्छा स्ट्रेटजी होने से कुछ नहीं होगा, अच्छा मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड रहेगा। सो व्हाट इज मैनेजमेंट वी विल डिस्कस, बट बिफोर दैट नोटबुक में जाइए, आपने मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी लिखा है, इसके नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 2। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी के 4 पॉइंट हो गए। अब आएगा टॉपिक नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इसमें वो आपको एक केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन दे सकता है और बोलेगा कि अब आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन से बिजनेस का स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव था एंड कौन से बिजनेस का स्ट्रेटजी रिएक्टिव नेचर का था। स्ट्रेटजी में दोनों पार्ट होना चाहिए आइडियली, पर दोनों पार्ट का मतलब क्या है पहले जरा डिस्कस करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ दिस सेंटेंस? स्ट्रेटजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा ये? व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू यू? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मतलब सोचो ना यार, अभी तो तुम ओसीएम सोचने का है, तुम्हारा ओसीएम ही था ना सब्जेक्ट का नाम। 11th में यूज्ड टू कॉल दिस एज, कॉमर्स बोलते थे, ओसीएम बोलते थे, क्या बोलते थे? ओसीएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीएम? क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक क्या सोच के लिखा होगा। अच्छा ठीक है, उसमें तो को मार्केटिंग मिक्स वगैरह से पढ़ाया हुआ है सब, हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह से पढ़ाया है तुमको ये सब, एंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर से पढ़ाया है तुमको ये सब, पढ़ा है ना तुमको ये सब? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, वो बिजनेसमैन से अलग कैसे होता है, ऐसा पढ़ाया होगा ना स्कूल लेवल। नाइस। क्या ओसीएम ऑप्शन था? अच्छा लेसन नंबर 3 ऑप्शन था। अच्छा ओके, क्या लगता है फिर तो मजा आएगा। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट बहुत सिंपल है, बट अगर आपने वो माइंडसेट डेवलप किया ना, मैं
कंसल्टिंग में इट इज नॉट अबाउट हाउ टेक्निकली साउंड यू आर, ट्रस्ट में उसके लिए मैं किसी को भी हायर कर लेगा, सामने वाले का बिजनेस समझने का माइंडसेट होना चाहिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बढ़िया थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वो ऑनेस्टली बुक से नहीं आ सकता है, वो आप अलग अलग चीजों को जब पढ़ेंगे सोचेंगे उसके अराउंड तो ही आप वो बिल्ड कर सकते हैं। और कुछ कुछ लोगों का नेचर होता है दैट आई ऑलवेज लुक एट अ प्रॉब्लम एंड आई थिंक ऑफ अ सोल्यूशन फर्स्ट रादर देन प्रॉब्लम का इंपैक्ट क्या आएगा। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, वो आपको डेवलप करना पड़ता है आइडियली। एनीवेज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सेंटेंस? यस, we should be able to cope up with the future uncertainties. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, तो मतलब टफ है प्रिडिक्ट कि अनसर्ट फ्यूचर में क्या होगा। So it should be flexible basically. Okay. Yeah. 1 second. हाँ. Okay. Reacting to something that has already happened in the business. Okay. रिएक्टिव मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर बदलाव आया तो मैं रेस्पॉन्ड करूंगा, इज दैट रिएक्टिव? बेटर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग 2 स्टेप्स अहेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोरकास्ट। नॉट बैड। हाँ, strategy should have both the aspects. Mm-hmm. बात मत करो। हाँ, we should be prepared. So it's a 2 characteristics of a strategy, जो दोनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। It's both the perspective which should be there in my plan. Okay. Why am I doing this? मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा सकता हूँ बच्चों, मेरे को सिर्फ ये क्यों चाहिए, आप जेन्युइनली किसी भी बिजनेस स्कूल में कोई आदमी अगर पढ़ता है या पढ़ाता है उससे बात करेंगे ना, थोड़ा सा अगर आप इन सब्जेक्ट्स के अराउंड थॉट प्रोसेस ऐसा बनाएंगे वेयर यू गाइज आर गेटिंग इन्वॉल्व, तो सही में वो डिस्कशन का लॉजिक रहेगा या रेलेवेंस रहेगा। अदरवाइज जो आप लिख रहे हैं थोड़ी देर के बाद में आपसे उसको पढ़ के भूल जाएंगे। बस दैट इज द ओनली रीजन। एंड प्लस सम ऑफ यू लेट्स से मे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स, आपको बाहर बात करने का मौका मिलना चाहिए, इससे ही आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। यहाँ पर आप कुछ बच्चों के सामने बात करेंगे, इवेंचुअली मे बी लेट्स से इन ऑफिस ऑफ 10 people also you should have the confidence or the guts to talk what you believe is right or wrong in front of at least 10 people. आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत आसान होगा, when you sit in that position it's not that easy, it's not that that everyone will be able to naturally do this. Some people are too scared, they believe that what people are going to judge on every word what I say. So what I want is धीरे धीरे आप उस चीज को थोड़ा सा गेट ओवर करें। दिस इज द राइट एज, ये कोई और तरीका नहीं है उससे, मतलब किसी को सुन करके कोई किताब पढ़ करके मैं सीख जाऊंगा ऐसा नहीं होता है। इट इज प्योरली आउट ऑफ प्रैक्टिस यू लर्न दिस, रिमेंबर दिस। ओके, anyone else who wants to talk about proactive and reactive, or we are done? Okay. If there are any changes, we have to accept the changes and adapt accordingly. Okay. Do one thing. Very interesting answer given by ICI. Come to page number 1.4. ऐसा बाउंसर जाएगा ना तुमको। 2 बॉक्सेस बनाए हैं। Can you see proactive actions and reactive actions? एक काम करो, पहले रिएक्टिव पढ़ो, तुमको समझ में आएगा, वो तुमको अच्छा लगेगा जिंदगी में, इसलिए वो पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। वो क्या बोलता है? देयर आर चांसेस दैट थिंग्स हैपन which cannot be fully anticipated or planned for. That means या तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, याद एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट था, इट इज डायनेमिक, इट इज अनसर्टेन, यस और नो, थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग, एंड जैसा प्रिडिक्ट करेंगे 100% वैसा हो जरूरी नहीं है ना यार। कैन देयर बी सर्टेन अनएंटिसिपेटेड चेंजेस ऑल्सो? देखो आगे क्या बोलता है, व्हेन मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, या हमारी कुछ स्ट्रेटेजी का पार्ट हिट्स अ स्टोन वॉल। हिट्स अ स्टोन वॉल मतलब मेरा स्ट्रेटेजी यूजलेस हो जाएगा। I made a strategy thinking this is how the world will react, but let's say there is a change in the world's reaction and my strategy is becoming useless. What do I do? आगे देखो क्या बोलता है, some kind of strategic reaction or adjustment will be required. That means मैंने शायद environment को उतना perfectly predict नहीं किया था जब मैं forecasting कर रहा था, और मैंने जब strategy जो बनाई थी वो कुछ सोच के बनाई थी। It looks like environment is not moving in that direction, it is moving in some other direction. Do I need to change my
माई स्ट्रेटेजी ऑल्सो. दैट्स कॉल्ड अ रिएक्टिव अप्रोच, कि आपने स्ट्रेटेजी जो बनाया था उसको आपको शायद बदलना पड़ सकता है, बिकॉज एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी उसका परफेक्ट फिट नहीं है. क्या रिएक्टिव अप्रोच तो एकदम ईजी लग रहा है, या आप में से मेजोरिटी लोगों ने सोचा भी था? कहना इसे रिएक्टिव अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है. Go to proactive now. Now read this 2 paragraph. And can anyone explain me what is proactive according to them? सेकंड वाला पैराग्राफ तो क्या लिखा है? Anyone wants to explain now proactive actions according to them? वो क्या बोलते हैं? इतना बुरा भी नहीं है यार, नया बच्चा ट्राई करो ना कोई तो यार. हाँ चल बोल. ओके, दैट इज प्रोएक्टिव. क्यों ऐसा? एक बात बताओ, मारुति ने ईवी लेके आया क्या अभी तक? क्यों नहीं लेके आया? क्या मारुति को समझता नहीं ईवी? मारुति इंडिया में ज्यादा गाड़ियां नहीं बेचता है, अभी भी मार्केट शेयर सबसे ज्यादा रहेगा. टाटा मोटर्स इज कैचिंग अप, वी नो दैट. बट अभी भी नहीं, कि ऐसा नहीं है मारुति का मार्केट शेयर कम है. मारुति अभी भी प्रॉफिटेबल एंटिटी है. प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? हाँ हाँ. टाटा मोटर्स तो कभी कभी क्वार्टर में सब बोलते हैं प्रॉफिट में आएंगे आएंगे. इस क्वार्टर में आया था छोटा मोटा भी नंबर फिलहाल. बट मारुति तो प्रॉफिटेबल एंटिटी है फॉर ईयर्स. डू यू अग्री विथ मी और नॉट? क्या मारुति का इंडिया में मार्केट प्रेजेंस बहुत ब्रिलियंट है कि नहीं है? व्हेन इट कम्स टू रिपेयर्स मेंटेनेंस सारे सेगमेंट्स उसने परफेक्टली टैप करके रखा कि नहीं टैप करके रखा है. नेक्सा के बाद में प्रीमियम सेगमेंट में भी गाड़ी बेच पा रहा है कि नहीं बेच पा रहा है? जब सब कुछ बराबर चल रहा है तो ईवी का नहीं लेके आता है? क्या मारुति बेवकूफ है? टाटा मोटर्स ज्यादा होशियार है? टाटा मोटर्स तो बेचारा प्रॉफिट कमाने का ट्राई कर रहा है. आई एम नॉट सेइंग द बोथ बिजनेसेस आर डिफरेंट. You can't really directly compare. But when it comes to consumer vehicles, they are competing neck to neck. बराबर है कि नहीं है? And still Maruti is making more profits. Do you agree with me? And still Tata seems more futuristic. Still Tata seems more futuristic. But who is actually more making in present? Who's making more money in present? Maruti. बात मानते कि नहीं मानते आइडियली? तो क्या मारुति बेवकूफ हो गया अपने स्ट्रेटेजी में? नहीं. क्या टाटा बेवकूफ हो गया अपने स्ट्रेटेजी में? नहीं. मैं वही समझा रहा हूं आपको. इट्स जस्ट सीम लाइक तुमको लगेगा कि मारुति के पास में यार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा ईवी बनाने का. पागल हो गया क्या? क्यों नहीं बना सकता ईवी? अरे कोई ईवी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अरे जो असेंबली पे गाड़ी बनता है वो सेम ही है. बैटरी खुद को बनाना नहीं है. आधे से ज्यादा ईवी बनाने वाले लोग बैटरी भी बाहर से लेके आते हैं. तो मेरे को करना क्या? आई जस्ट नीड द राइट सेट ऑफ पीपल हु हैज डिसेंट एक्सपीरियंस एंड इट्स नॉट अ बिग डील. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. मारुति के सीईओ से या किसी एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ महीने पहले, डोंट यू थिंक यू लैग बिहाइंड इन कंपैरिजन टाटा मोटर्स, यू नॉट लॉन्चिंग ईवी? उनका आंसर पता है क्या था? देयर वाज एरोगेंस इन द आंसर एंड आई लाइक्ड इट. द कंट्री इज नॉट रेडी फॉर ईवी. व्हेन इट विल बी रेडी, विल बी द फर्स्ट वन टू कम अप विद द बेस्ट ईवी. दैट मीन्स टाटा मोटर्स इज नॉट गिविंग अ गुड ईवी. Are you understanding my point? That means the answer is arrogance. And still Maruti makes money. वो भी profitable entity है, तो arrogant होना भी चाहिए. मैं मना नहीं कर रहा. I'm not disagreeing with them. See, मारुति ने एक ड्रीम बिल्ड किया कि नहीं किया कि इंडिया में इंसान का पहला गाड़ी मारुति का होना चाहिए. ये चीज तो बात मानते कि नहीं मानते? मतलब टाटा वाज ऑलवेज देयर. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट. आई एम नॉट कंपेयरिंग टाटा एज अ ब्रांड विद मारुति, बट आई एम कंपेयरिंग टाटा मोटर्स विद मारुति. एंड इन दैट मारुति इज ऑलवेज अहेड ऑफ देम. We have to acknowledge it. 5 साल बाद क्या होगा? I'm not betting on that. See, if you ask me to bet money, I will bet my money on Tata Motors today. Because it seems futuristic, it seems more radical in approach. But that's like betting. What is the current situation today? Maruti is beating Tata Motors hands down. Tata Motors में से मेरा revenue बहुत है. Nice. पैसा किधर है?
you are dependent on British market. Do you get my point? When it comes to your Range Rover and Land Rover business, बराबर है कि नहीं? JLR business तेरा British market पे dependent है. मेरे को यूरोप पे सर्टेनिटी का भी लगता ही नहीं है. यूरोप का एक प्रॉब्लम शुरू हुआ जब से ब्रेक्सिट शुरू हुआ. याद है? ब्रिटेन वांटेड टू एग्जिट, ब्रेक्सिट, राइट? ब्रिटेन वांटेड टू एग्जिट यूरोपियन यूनियन. तब से टाटा मोटर्स का फॉल आना शुरू हुआ, बिकॉज टाटा मोटर्स का मेजर रेवेन्यू जो है वो ब्रिटेन से आता है, JLR का. तो मेरा डिपेंडेंस ऐसे कंट्री पे जिस कंट्री को पता नहीं क्या करने का है. Are you understanding my point? तो वहां से टाटा मोटर्स में फॉल आना शुरू हुआ. अब उनका धीरे धीरे मार्केट शेयर पिकअप हो रहा है. उनके लास्ट 2-3 जो इवन प्रीमियम मॉडल्स थे, जो आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंडर वगैरह हो गया, उनका मार्केट में अच्छा प्रीमियम डिमांड आया है. अब उन्होंने कैचअप करना शुरू किया है. अदरवाइज उन्होंने सिग्निफिकेंट लॉसेस अपने बुक्स में लेके आए थे. मतलब जब ब्रेक्सिट वाला पीक आना शुरू हुआ, JLR की वजह से टाटा मोटर्स इंडिया का नंबर तो ना इतना सा है इन कंपेरिजन टू ओवरऑल टाटा मोटर्स. If you look at the number, their India operation and their global operation का जो presence है, जो number है, वो almost 70-80% है. India operation is less than 20%. Do you get my point? तो 20% में मार्केट शेयर बहुत बढ़ भी गया तो क्या फायदा होने वाला है? मेरा कॉस्ट तो 80% में ज्यादा जा रहा है ना अल्टीमेटली. तो मैं प्रॉफिट पे तो जब तक आएगा नहीं, जब तक ये 80% प्रॉफिट में नहीं आएगा. सो इसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है. एंड यू डोंट कंपेयर JLR इन इंडिया. JLR एग्जिस्ट ही नहीं करता यार. इंडिया में JLR ना के बराबर है. JLR एग्जिस्ट करता है दूसरे कंट्रीज के अंदर, वो बनाया ही दूसरे कंट्रीज के लिए. JLR इज जैगुआर लैंड रोवर. बात समझ में आया है क्या? सो आई एम ट्राइंग टू से, तुम अगर ऐसा मारुति के बारे में सोचेंगे तो वो तो प्रोएक्टिव ही नहीं है, रादर परफेक्टली प्रोएक्टिव है. मारुति बोलता है इंडिया को हमसे बेटर कोई नहीं समझता है. जब इंडिया को हमने गाड़ी बेचना शुरू किया तब इंडिया को सेफ्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता था. तो हमने बोला हमारा गाड़ी, उन्होंने एक मस्त रूमर क्रिएट किया पूरे इंडिया में. इफ इट्स अ मारुति का कार, any mechanic can repair, but if it's a German car, mechanic will not even touch the car. ये इतना रूमर बिल्ड किया कि एक्चुअली मैकेनिक ने जर्मन कार को टच करने से मना कर दिया. तुम अगर रूरल एरियाज में अगर आप जाओगे, तुम्हारे पास अगर मारुति है फॉर एग्जांपल, वो मैकेनिक बोलेगा इसमें जो प्रॉब्लम है मैं ठीक कर लूंगा ढूंढ के. इफ योर कार ब्रेक्स डाउन ऑन अ हाईवे, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बट इफ इट्स अ स्कोडा, मेजॉरिटी मैकेनिक विल से आई डोंट नो हाउ टू ओपन द कार. वो बोलेगा, वो ऐसे बिहेव करेगा मेरे को कार खोलना ही नहीं आता है. क्योंकि इस तरीके का रूमर बिल्ड किया. इफ यू डू एनीथिंग इन दैट कार, सामने वाला तेरे पे केस फाइल कर देगा, तेरे को ज्यादा लॉस हो जाएगा. तो आपने इस तरीके का चीज बिल्ड किया कि इंडिया के लिए मारुति ही सही है. इफ यू वांट सबसे कम रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट्स नॉट द रियलिटी. फोर्ड बेचारा बोल बोल के थक गया कि मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, गाड़ी खरीद लो. इंडियंस बोलते ना. समझ रहे मेरे बात? बेचारे को एग्जिट करना पड़ेगा धंधा. समझ रहे क्या मेरा बात? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से द वन हु क्रिएटेड अ नैरेटिव इन योर माइंड्स फर्स्ट. क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि अगर मारुति है सबसे बेस्ट रहेगा, बढ़िया एवरेज मिलेगा, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, किधर भी गाड़ी बंद होगी तो कोई भी मैकेनिक खोल देगा. समझ रहे हो मेरा बात? ये एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया पूरे कंट्री के अंदर ताकि उनका मार्केट शेयर कभी कम ना हो सके. Don't you think this has been a very proactive strategy since day one? They knew really well what sells in the country and I will sell only that. But recently आपने रियलाइज किया, अब इंडियन सडनली बात करते हैं कार की सेफ्टी के बारे में. तो मारुति को रियलाइज हुआ, अब तो लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी है कि हमारा हम सेफ्टी रेटिंग में जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो मारुति ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा हमको आइडियली. तो मारुति मतलब तुम अगर ये रिएक्टिव अप्रोच है कि उनको समझ में आया कि यार अब तो गाड़ी के लिए लोग गालियां दे रहे हैं, अब लोग बात कर रहे हैं कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है. आज तक किसी ने बात ही नहीं किया. अब वो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मेरे को बिल्ड क्वालिटी क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा. 5 साल पुराना बलिनो लेके आ जाओ और आज वाला बलिनो लेके आ जाओ, दोनों के वेट में डिफरेंस है डायरेक्टली, क्योंकि उनको मालूम है अब बिल्ड क्वालिटी देना पड़ेगा. लोग एक्चुअली में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करते हैं. तो एक काम करो, 6 एयरबैग दूंगा मैं. सो व्हाट मारुति डज इज सिंपल, व्हाट सेल्स आई सेल दैट. कुछ साल पहले तक सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने उसमें दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने उसमें खर्चा इंकर ही नहीं किया. आज अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं वो दिमाग लगाएगा. मतलब सिंपल है. वो धंधा बोलता है कि जो आज तक मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जो चीज चलती है उस चीज पे ही मैं बैंक करेगा, उस चीज पे ही एम्फसाइज करेगा. मारुति बोलता है आज भी ईवी से ज्यादा CNG गाड़ियां बिकती है, जो फैक्ट है. इसीलिए वो अपनी हर गाड़ी में CNG का ऑप्शन लेके आ रहा है. वो बोल रहा है कि वो आज भी चीपर है. उसका यू कैन से लॉजिस्टिक्स एंड इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर. आज भी चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. और जब वो एग्जिस्ट करेंगे, जब उसका इकोसिस्टम बिल्ड हो जाएगा तो मैं कार बनाएगा. बिकॉज मारुति इज अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. मेरे को गाड़ियां क्वांटिटी में बना करके बेचने का है. बात समझ में आया क्या मेरा बात? क्योंकि मेरा पर कार में मार्जिन कम है. तो मेरे को ऐसा 100 गाड़ी 200 गाड़ी बेच के नहीं बोलना है 200 गाड़ी बेचा मैंने ईवी का. मेरे को 2000 बेचने का है, 20,000 बेचने का है. इट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटी गेम फॉर मी एंड दिस कंट्री इज ऑल अबाउट क्वांटिटी.
क्योंकि मैं मासेस के लिए प्रोडक्ट बना रहा, तो जब तक मासेस के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा मैं प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और जब मासेस में एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो मैं प्रोडक्ट बना देगा. प्रोएक्टिव हियर रिप्रेजेंट्स, आई विल गो बैक एंड लुक इन द हिस्ट्री. मेरे कंपनी के हिस्ट्री में आज तक क्या बराबर चलते आया है, क्या चीज परफेक्टली चली है जिसकी वजह से मेरे मार्केट शेयर में एनहांसमेंट हुआ है, मेरे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, कंपनी को अच्छा पोजीशन मिला. जो बराबर चल रहा था मैं उसको ही पिक करके क्या करना चाहूंगा, इंप्लीमेंट करना चाहूंगा. दैट्स कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव. आई एम लुकिंग एट द फ्यूचर बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट गिविंग अप ऑन माई पास्ट. So I'm still keeping in mind what worked in my past and then trying to attempt the future. मतलब मैं फ्यूचरिस्टिक तरीके से प्लान बनाऊंगा, बट मैं जो मेरा पास्ट के अंदर सब कुछ सही जो चल रहा था उस चीज को बेस रख करके ही अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करूंगा. दैट्स प्रोएक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू ICAI. इट इज नॉट रॉन्ग बट इट इज वन ऑथर्स पर्सपेक्टिव. रिमेंबर, ये अलग अलग ऑथर्स से कंटेंट कॉपी पेस्ट किया गया है. ये एक ऑथर का पर्सपेक्टिव है. कोई दूसरा आदमी बोल सकता है बीइंग प्रोएक्टिव मतलब फॉरगेटिंग व्हाट यू यूज्ड टू डू, thinking with a clean mind in future what will work better. You understanding? Have you heard of a company BYD, Build Your Dreams? Have you heard of this company? It's beating Tesla when it comes to your battery, when it comes to your overall technology, and in terms of number of cars. Chinese company, Chinese car manufacturer, पिकिंग अप सिग्निफिकेंटली. 2023 के हेडलाइंस देखोगे तो एक्चुअली टेस्ला को बीट करता है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज टेस्ला इज अ US ब्रांड एंड BYD इज अ चाइनीज ब्रांड. द डिफरेंस इन वैल्यूएशन becomes visible directly. I hope you are understanding this. But in terms of tech, in terms of battery, rather इस तरीके से बोल रहे हैं that BYD का बैटरी इतना बढ़िया, one of the finest in the world, that even Tesla wants to use their battery. जस्ट इमेजिन, टाटा मोटर्स ने कुछ इतना अच्छा बनाया, मारुति बोलते हैं मेरे को भी वो यूज करना चाहिए. समझ रहे हैं क्या मेरा बात? इट्स लाइक कॉम्पिटिटर इज अप्रिशिएटिंग दैट माय अदर कॉम्पिटिटर इज डूइंग सो गुड व्हेन इट कम्स टू द बैटरी बिजनेस. उन्होंने जो बैटरी बिल्ड किया है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड है. लिथियम आयन बैटरीज मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि मतलब जहां पर सबसे कम मेंटेनेंस, कम से कम चांसेस ऑफ अ नेगेटिव इंसिडेंट इज देयर. उन्होंने वैसा बैटरीज बिल्ड किया है, तो वो बोलते हैं हमको भी ये यूज करना चाहिए, इतना फाइनेस्ट आइडिया. बट ऑब्वियसली इट्स US चाइना, सो इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन. आई विल डिसाइड टुमारो मॉर्निंग आई विल बाय. I have to see how the countries का trade war is still going on. I hope you are understanding this. A good business to read about, मतलब BYD. जाने दीजिए, हम पढ़ेंगे what ICAI has to say. तो एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए, आपने लिखा होगा strategy is partly proactive and partly reactive. लिखा गया आपने? Under that write down point number A. Proactive actions are taken to improve companies market position, and financial performance. To improve companies market position and financial performance. ये एक जनरल सेंटेंस है कि नॉर्मली एक बिजनेस प्रोएक्टिव होना ही क्यों चाहता है. दो सिंपल ऑब्जेक्टिव है. मेरा मार्केट में जो पोजीशन है उसको मैं बेटर बनाना चाहूंगा. मतलब if I am considered as a mediocre business, I would want to become a stronger business. If I am considered as a stronger, I would want to become a dominant one. कि मतलब इसको आप बीट ही नहीं कर सकते हो. मतलब इन सिंपल टर्म्स आपका जो भी मार्केट पोजीशन रहेगा आप उसको और बेहतर बनाना चाहते हो. इसके लिए आप क्या बनाना चाहोगे? प्रोएक्टिव डिसीजन लेना चाहोगे. आप अपना ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो. ये बेयर मिनिमम ऑब्जेक्टिव है जब आप प्रोएक्टिवली सोचते हैं. सर प्रोएक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं? पॉइंट नंबर 2 लिखिए इसके अंदर. आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा होगा, ये प्रोएक्टिव एक्शंस क्यों ले रहा हूं. अब प्रोएक्टिव एक्शंस होते क्या है जो हम लिखेंगे. पॉइंट नंबर 2, प्रोएक्टिव एक्शंस may represent management's deliberate game plan. Which is generally borrowed from previously
which is generally borrowed from previously initiated business approaches. Generally borrowed from previously initiated business approaches. Business approaches that have been previously initiated business approaches that have been working well, in the favor of company, working well in the favor of company. सुनिए, मतलब प्रोएक्टिव एक्शन मतलब मैं एक डेलिबरेटली जानबूझ के गेम प्लान बनाऊंगा. उस गेम प्लान के अंदर नॉर्मली हम वो पुराने बिजनेस अप्रोचेस यूज करना चाहेंगे जो आज तक मेरे बिजनेस के लिए सक्सेसफुली रन करते आए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनहांस करना, मार्केट पोजीशन को और स्ट्रांग बनाना. जो चीज आज तक मेरे फेवर में काम करते आई है उसको ही डेलिबरेटली मैं फ्यूचर के अंदर अप्लाई करना चाहूंगा. मतलब सिंपल है, जो आज तक बराबर काम करते आया है वही थॉट, वही अप्रोचेस को मैं आगे आने वाले टाइम के लिए खुद से जानबूझ के अप्लाई करना चाहूंगा. इफ आई थिंक इन दैट डायरेक्शन इट विल वर्क इन माय फेवर. थोड़ा बात समझ में आया क्या? लेट मी गिव यू 2-3 more examples, probably you'll understand. Ray-Ban, have you heard the brand? Most iconic brand when it comes to sunglasses. बराबर है कि नहीं है? पर आपको मालूम रहेगा Ray-Ban के भी कुछ गिने चुने फ्रेम से फेमस थे. ऐसा नहीं कि Ray-Ban का सारा फ्रेम फेमस हो गया, बराबर है कि नहीं है? बट आपको धीरे धीरे रियलाइज हुआ होगा व्हेन इट कम्स टू सनग्लासेस ऑल्सो. मेरे पास बहुत सारा ये आपका जो डिजाइनर ब्रांड्स है वो एंटर हो गया मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल प्राडा आ गया, तुम्हारा बुल्गारी आ गया. अब ये लोग एक्चुअली के अंदर सनग्लासेस मैन्युफैक्चरर नहीं है. आई होप यू नो दैट. यू नो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड Luxottica. Luxottica is a company which actually makes all these sunglasses. बाकी सबका सिर्फ ब्रांडिंग है, डिजाइनर से वो लोग ठप्पा लगाने के लिए. एक्चुअल मैन्युफैक्चरर इज अ कंपनी कॉल्ड Luxottica. तो अगर फॉर एग्जांपल तू सनग्लासेस हट में गया, तूने अगर प्राडा खरीद के लाया, एक एग्जांपल, प्राडा के अंदर प्रॉब्लम आया, तो ये प्राडा के पास कॉल नहीं जाएगा. ये बनाया Luxottica ने है, उसमें से बस कुछ डिजाइन का ठप्पा प्राडा के नाम पे है. अरे बराबर है कि नहीं है? आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट्स हाउ इट इज. ऐसा है. तो तुम Luxottica के पास जाएगा, विच इज द एक्चुअल कंपनी. You never heard of the company name? It's one of the biggest glass manufacturer when it comes to sunglasses दुनिया का, एंड सबसे आइकॉनिक कंपनीज में से एक है, क्योंकि वो ही इन सब के लिए बिल्ड करता है पूरा का पूरा. बाकी सबका तो सिर्फ उसने ब्रांड नेम यूज किया अलग अलग. सिर्फ ब्रांड नेम क्यों यूज किया है? किसी को लग रहा है मैं प्राडा खरीद रहा हूं, ठीक है. अरे सेम स्ट्रेटेजी इधर इंडिया में भी है. एलन सोली, लुई फिलिप पीटरिंग, दे ऑल आर सेम. दे ऑल बिलोंग टू आदित्य बिरला. इट्स जस्ट डिफरेंट. आई यू बिलीव आई बॉट लुई फिलिप. अरे ठीक है, एक थान है उसमें से एक काट के तू इधर से ले जा, तू इधर से ले जा, तू इधर से ले जा. अरे यान तो मैं एक ही जगह बना रहा है पूरा का पूरा, बराबर है कि नहीं है? इट्स जस्ट दैट मैंने अलग अलग ब्रांड नेम क्रिएट किया है, बिकॉज हर ब्रांड का अलग फॉलोअर होता है. इसकी वजह से मुझे बस क्या चाहिए, तू किसी का भी फॉलोअर हो, प्रोडक्ट मेरा खरीद. बराबर है क्या? क्योंकि मेरा फोकस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे है. ब्रांड रिकॉग्निशन तेरे लिए इंपॉर्टेंट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस स्ट्रेटेजी हैज बीन फॉलोड बाय लॉट ऑफ कंपनीज. सेम वे लुई विटॉन आल्सो. इट्स जस्ट वन ब्रांड. इट स्टार्टेड विद डियोर. दिस गाय अक्वायर्ड डियोर द ब्रांड. डू यू गेट माय पॉइंट? वो ऐसा बैंक्रप्सी के अंदर गया था, चिल्लर भाव में मिल रहा था, इसलिए उसने डियोर एक बुटीक को परचेस किया. फिर बाद में उसको समझ में आया कि लोग ब्रांड कॉन्शियस बहुत होता है, तो हर जो ब्रांड चलता है उसे खरीदते जाने का बस. उसका स्ट्रेटेजी क्लियर था, ब्रांड बिल्ड करने में फायदा ही नहीं है. Just keep acquiring the brand which is getting built already. Do you get my point? And this became the strategy. Rather, उसके बाद से लोग आज भी बोलते हैं, अगर आपके बिजनेस का सबसे फाइनेस्ट स्ट्रेटेजी कुछ है तो एक ही है, keep acquiring the right business at right time. If your balance sheet has good money, if your balance sheet has good resources, आपने एक ही काम करना है, जो बैलेंस शीट में रखना नहीं चाहिए उस पैसे को लिक्विडिटी के फॉर्म में, उससे आपने धंधा खरीदते आना चाहिए. जो बिजनेस चल रहा है उसे खरीदना चाहिए. ये होशियारी नहीं करना चाहिए जो नहीं चल रहा है उसको मैं ला करके टर्न अराउंड कर दूंगा. That is 1 out of 10 or 1 out of 100 situation. Why do you want to take a risk? Buy such 10 businesses which are already running. They will definitely give you more money than that one business. In general approach ऐसा रहता है. I hope you are understanding this. तो when I talk about this sunglasses, मैं जो आपको बोला Ray-Ban ने, सोचिए from there till now Ray-Ban. Oh 1 second. या कैमरा बंद हो गया. Oh चालू हो गया वापस. So if you look at Ray-Ban from there, iconic aviator frame से लेकर के आज Ray-Ban कहाँ तक आ गया? Do you know Ray-Ban ने Facebook से collaboration करके, remember I told you, sunglasses के बाजू में कैमरा भी लगाया ताकि तो मतलब why do they keep
डूइंग ऑल दिस, इट्स ऑलरेडी अ ब्रांड विच इज गेटिंग सोल्ड. क्योंकि अगर आप कुछ नया नहीं करते जाएगा तो आपको ये जो थर्ड पार्टी जो नए डिजाइनर ब्रांड्स है आपको मार्केट से खाते जाएंगे धीरे धीरे. कभी भी रेबेन ने एक जमाने के अंदर स्टेनलेस स्टील के अच्छे सनग्लासेस नहीं बनाए थे. उन्होंने स्टेनलेस स्टील बनाना शुरू किया. फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, पीपल वांट टाइटेनियम. यू नो द न्यू क्रेज नाउअडेज कि आपका जो सनग्लासेस का जो फ्रेम है वो टाइटेनियम का होना चाहिए. दैट्स द न्यू क्रेज इन द वर्ल्ड. पीपल पे मनी फॉर दैट. द टाइटेनियम फ्रेम्स कैन स्टार्ट विद 25,000-30,000 रुपीज एंड इट कैन गो टू 25 लाख रुपीज ऑल्सो. या दैट्स हाउ इट इज. तो उनको समझ में आया ये चीज क्यों छोड़ना चाहिए. तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने जो आज तक का सबसे आइकॉनिक फ्रेम्स था उनको ही लिया, उनको बस टाइटेनियम से बना दिया. फ्रेम सेम, डिजाइन सेम, कुछ भी नहीं बदला. बस क्या किया, बिल्ड क्वालिटी टाइटेनियम यूज कर दिया. तो जिसको प्रीमियम पे करने का है वो उसी डिजाइन के लिए प्रीमियम पे करेगा. जस्ट इमेजिन सेम डिजाइन 10,000 का भी है, 20,000 का भी है, 35,000 का भी है. इस वजह मैंने मटेरियल जो यूज किया वो चेंज कर दिया. फिर मैंने ग्लासेस को पोलराइज कर दिया. आपने सुना होगा रेबेन पी लिखा हुआ आता है. पी स्टैंड्स फॉर पोलराइज आइडियली. मतलब अगर मैं छोटे छोटे कांस्टेंट बदलाव नहीं लेकर के आता तो सेम आइकॉनिक ब्रांड ही रिटेन कैसे करता. हाउ, मतलब जस्ट इमेजिन मेरा जो मार्केट के अंदर प्रेजेंस है, मेरा जो मार्केट शेयर है वो मैं कैसे कंटिन्यू करूंगा. देयर इज अनदर ब्रांड आल्सो, माय माउई जिम, MAUIJIM, माउई जिम. इट्स अ यूएस का आपका व्हाट इज द प्लेस, हवाई इज द प्लेस. वहां का बेस्ड ब्रांड है माउई जिम करके. इट्स अ फैमिली रन बिजनेस आइडियली. इट बिकेम वेरी बिग बिजनेस आइडियली, बट उनका मार्केट शेयर सिर्फ उधर ही रह गया. इट डिडंट हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस. आज भी इंडिया में मिलेगा. कहां पर बताएगा, टाइटन के अंदर, टाइटन I+, उसमें आपको माउई जिम मिलेगा आइडियली. उनका सबसे एक्सपेंसिव वही रहेगा. बट इज दैट इंडिया में किसी को मालूम ही नहीं है. नॉट जस्ट इंडिया, लॉट ऑफ कंट्रीज डोंट इवन नो इट एग्जिस्ट. बट अगेन दे आर लाइक रेबेन, जिन्होंने बोला मोर देन डिजाइन इट्स द बिल्ड क्वालिटी दैट इज इंपॉर्टेंट, इट्स द ग्लासेस ऑफ क्वालिटी दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ऐसा नॉर्मली हर ब्रांड को अपना सेम चीज को कंटिन्यू रखते रहना बहुत जरूरी है. आज भी आप रेबेन परचेस करेंगे वैसा ही कवर देगा जैसा वो 20 साल पहले देता था. सेम वही कपड़ा देगा साफ करने के लिए जो 20 साल पहले देता था. आई होप यू नो दिस. उन्होंने कुछ चीजों को कंसेशन रखा बिकॉज उनको मालूम है अगर मैं ये सेम रखेगा तो ही लोग मुझे प्रेफर करते रहेगा. अगर 5,000 चश्मा खरीदा है तब भी वैसा बॉक्स है, 35,000 चश्मा खरीदा है तब भी वैसा बॉक्स है. एसेसरीज रिमेन सेम. इट्स द थॉट प्रोसेस दैट सर्टेन थिंग्स विच आर वर्किंग वेल फॉर माई बिजनेस शुड नॉट बी केप्ट डाउन, शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूड. नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर 3. रीड अबाउट लग्जॉटिका, वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस, वेरी स्मार्ट बिजनेस. आज उनको समझ में आया हमको हमारा ब्रांड नहीं बनाना ही नहीं है. जिसका ब्रांड चल रहा है उसका ब्रांड ही चलना चाहिए, बस धंधा मेरे पास होना चाहिए. वेरी वेरी स्मार्ट. मतलब वेरी फ्यू पीपल इन द बिजनेस नोज दैट इट इज ओन्ड बाय लग्जॉटिका. बाकी लोग को लगता है मैं प्रोडा खरीदा है, मैं वो जो भी है जिमी चू खरीदा, वट एवर इट इज. ऐसे ब्रांड्स आते हैं ना आपके फैंसी वाले आइडियली. लोगों को लगता है मैं कुछ भी खरीदा, पर एक्चुअली मैं वो नहीं खरीद रहा है. इट इज लग्जॉटिका if it is original. Notebooks point number 3. Notebooks point number 3. Entities business strategy. Entities business strategy should also be reactive. Should also be reactive. That is entity may have to adjust or change. Entity may have to adjust or change their existing strategy if there are may have to adjust or change their existing strategy if there are unanticipated changes or developments in the business environment. If there are unanticipated changes or developments in the business environment. If there are unanticipated changes or developments in the business environment.
मतलब एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आपने एंटिसिपेट नहीं किए थे। अगर ऐसा कुछ बदलाव आता है तो हमको हमारे स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबल भी रखना चाहिए, रिएक्टिव भी रखना चाहिए कि उसके अंदर कुछ बदलाव लाए जाएंगे, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशंस किए थे वैसे चेंजेस नहीं है। देयर आर सम अदर सिनेरियोज इन द वर्ल्ड, आई हैव टू अडेप्ट विद द चेंजेस एंड अकॉर्डिंगली चेंज माय बिजनेस मॉडल। डू यू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव? थोड़ा मतलब समझ में आया क्या? पक्का? ये सब कुछ किसके बारे में था? द वर्ड स्ट्रेटेजी। स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में आपने जो लिखा है आराम से रीड कर लीजिए। एग्जाम के लिए जो आप रेलेवेंट कंटेंट है उतना ही लिखेंगे। डिस्कशन हम चाहे जितना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एग्जाम में आपने उतना ही लिखने का जरूरत है, ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। नोटबुक में जो लिखा है एक बार पढ़िए। इफ यू आर कंफर्टेबल आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वर्ड। डन? एकदम टाइम पास है। नोटबुक्स पॉइंट नंबर 3, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक स्ट्रेटेजी पढ़ा, अब मैनेजमेंट पढ़ने का, तब जाके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझेगा। ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है, अभी आई से बोलते तो पढ़ना पड़ता है। नंबर 3, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये तो क्वेश्चन पूछना ही पाप है। तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट सर। व्हाट इज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू? बताओ ना यार, जल्दी बताओ ना। जब ईआईएस में ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ा रहे थे तो तुम्हारी शक्ल खराब थी, तुम्हें कुछ समझ नहीं रहा था। अब यहाँ जब सब समझ में आ रहा है तब भी तुम्हारी शक्ल खराब है। मतलब देयर इज फ्यू थिंग्स व्हिच डोंट चेंज। क्या हो गया? शक्ल ऐसी, वो आई अंडरस्टैंड। शक्ल मतलब शक्ल खराब नहीं है, रिएक्शंस खराब है, एक्सप्रेशन। तुम मतलब डरा रहे हो सामने। एनीवन, व्हाट इज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू? सिंपल सा वर्ड है यार। इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ओके, आर्ट है यार ये। अब कोई साइंस वाला है क्या इधर? एनीवन एल्स, व्हाट इज मैनेजमेंट? इस मैनेजमेंट, अच्छा ठीक है, controlling the entity is management. That is managing the work which is getting done. Okay. Is management people or is management a process? It is both, sir. Management is also people, no, management is also process. दोनों भी हो सकता है, या ये नहीं। It is both. Please understand. Management, ढंग से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। Management is those people who runs a company, who makes important decisions for a company, वो लोग भी मैनेजमेंट है। एंड ये लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं, वो प्रोसेस भी मैनेजमेंट है। सो बेसिकली द वर्ड मैनेजमेंट हैज टू रेलेवेंस। वन इज the way you run a company, the way you manage a company, the way you ensure a company is able to achieve its objective, वो पूरा mechanism भी management है। and the people who are responsible for this task, even they are termed as management. notebook में चाहिए, under meaning of management write down point number A. Management refers to a key group of people. Management refers to a key group of people, a key group of people in an organization, who are in charge of its affairs, who are in charge of its affairs.
मतलब एक बिजनेस रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक्टिविटीज, प्रोसेसेस के लिए जो इंचार्ज जो सेट ऑफ लोग हैं वो लोग भी क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट कहलाते हैं. एंड व्हाट इज ऑल्सो मैनेजमेंट? राइट डाउन पॉइंट नंबर 2. मैनेजमेंट is also a set of interrelated functions and processes which are carried out to achieve business objectives. Full stop. It includes, continue करना, it includes planning, ऑर्गेनाइजिंग, अब थोड़ा उसी में याद आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, हाँ, स्टाफिंग एंड कंट्रोल. अरे याद किया था ये तो यार. स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. अब समझा क्यों याद किया था? नहीं, वापस समझाता हूं. मैनेजमेंट वो लोग हैं हु आर इन चार्ज ऑफ अ कंपनी, एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो सम कनेक्टेड फंक्शंस और प्रोसेसेस. ये सब हम क्यों कैरी आउट करते हैं? हमारे बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. तो नॉर्मली ये प्रोसेसेस एंड फंक्शंस क्या हो सकते हैं? व्हेन यू मेक अ प्लान, व्हेन यू गेट द रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट अ प्लान, व्हेन यू फाइंड अ लीडर टू एक्चुअली इंप्लीमेंट अ प्लान, एंड व्हेन यू रियली इंप्लीमेंट अ प्लान यू वांट टू इवैल्यूएट वेदर द प्लान इज वर्किंग और नॉट. ये सब पढ़ाया होगा. ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनता है? मैनेजमेंट बनता है. ये सारे फंक्शंस को इंटररिलेटेड तरीके से जब हम अप्लाई करते हैं, इट इज कॉल्ड एज मैनेज. सिंपल शब्दों में, जो लोग कंपनी को रन करते हैं वो भी मैनेजमेंट है, एंड ये लोग जिस तरीके से कंपनी को रन करते हैं वो तरीका भी मैनेजमेंट है. बोथ आर मैनेजमेंट. मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट क्लियर टू यू? अगली बार जब एक्सप्लेन करोगे, क्लियरली एक्सप्लेन करोगे, किसी ने अगर पूछा जिंदगी में तो, और बताओगे क्या? Do you understand the meaning of the word strategy, and do you understand the meaning of the word management? Now tell me, what is strategic management? Sir, this definition plus this definition becomes strategic management. I want a logical answer. You have 2 minutes. Read what is there. तुम्हारी नोटबुक में strategy management जो लिखा है. अब तुम मेरे को बताओ what is strategic management? तो वो स्ट्रैटेजी को बनाने का फिर मैनेज करने का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना. वेरी स्मार्ट सर. तुम ऐसे आंसर दोगे, मेरे को मालूम है. एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली नाउ. एक बहुत अच्छा चीज था आपके सिलेबस में, पता नहीं आईसीआई को समझ में नहीं आया उसको किधर रखने का, उन्होंने डिलीट कर दिया. समझ रहे हो मेरा बात? मेरे हिसाब से वो डिलीट कैसे कर सकते हैं, आज तक मैं उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया हूं. 5 साल हो गए, पर मेरे को लगता है किसी को आज तक रियलाइज, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, उन्होंने एक बार सिलेबस चेंज किया, पुराना सिलेबस वो भी डिलीट कर देते हैं, तो उसको रिविजिट करते ही नहीं है. समझ रहे हो मेरा बात? कोई चीज अच्छी भी हो सकती है. तुम्हारा फोकस इधर ही है पूरा. कोई कुछ गिरा है बस मैं सोच रहा है आइडियली. यूजलेस आदमी है. इधर आओ. Let me show you a concept which is not part of your syllabus, but which is essential to understand entire strategic management. In your modules, मैंने अभी तक रखा हुआ है इस चीज को 1.13, but इस बार थोड़ा honestly strategic management process के बाजू में लिखा है, देखो, can you see? It is not part of your ICI module, but trust me, without this, strategic management कभी समझ ही नहीं समझते. तब possible ही नहीं है. तुम सिर्फ याद कर सकते हो और तुमको समझ नहीं सकता है, confirm है. Everyone, I want your 100% attention. इसके बिना this will mark the introduction to strategic management. अभी तक तो strategy क्या, management क्या, time pass कर रहे थे. Everyone, I want your attention. What really is strategic management?
सर एक बिजनेस के लिए एक डिटेल्ड प्रोसेस बना के दिया है, फ्रेमवर्क बना के दिया है, क्या सोचते हुए? उन्होंने बोला हर एक रनिंग बिजनेस आज कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा। वापस से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल नॉट टीच यू हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। दैट व्हेन आई से स्ट्रेटेजी, यू मेक अ स्ट्रेटेजी व्हेन देयर इज समथिंग। इफ देयर इज नथिंग, यू डोंट मेक अ स्ट्रेटेजी, यू क्रिएट समथिंग फर्स्ट। बात समझ में आया है क्या? ये तुमको बात बिजनेस चालू कर रहा है, ये बोल रहा है एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है जो मे बी एक बहुत स्मॉल स्केल पे रहेगा, बहुत लार्ज स्केल पे रहेगा, दैट इज ओके, बट अ बिजनेस एग्जिस्ट। पॉइंट नंबर 1, सर आपने सबसे पहले हमारा करंट सिचुएशन क्या है इसको एनालाइज करना चाहिए। एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन। ये पूरे एसएम का एक्चुअल समरी है। जैसे याद है ऑडिट के 5 स्टेप्स थे, वैसे ये एसएम के प्रोसेस के स्टेप्स है। इसके ऊपर ही पूरे चैप्टर्स बिल्ट हैं, सारे के सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है। ढंग से सुनना। सबसे पहले एक रनिंग बिजनेस ने खुद का एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए कि आज की तारीख में अगर मैं अपने बिजनेस पे SWOT एनालिसिस लगाऊं, याद है क्या? उसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थे इंटरनल, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स थे एक्सटर्नल। सो आई शुड परफॉर्म अ सिचुएशन एनालिसिस फॉर माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड आज की तारीख में मैं जो प्रोडक्ट्स बना के बेच रहा हूं, इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड में है, किन प्रोडक्ट्स का रिव्यू बहुत अच्छा है, किन प्रोडक्ट्स का मार्केट में शेयर अच्छा है, डिमांड अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट क्रिटिसाइज किया जाता है। सबसे पहले मुझे वो पता करना पड़ेगा। मार्केट में आने वाले टाइम में कहां मुझे लगता है पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाला है, क्या क्या नए थ्रेट्स इमर्ज होके आ सकते हैं, ये मुझे एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। इसके बाद में मैंने अपना विजन बनाना चाहिए। याद है क्या? 2 वर्ड्स, VISION एंड एक था मिशन। याद है क्या वर्ड? विजन एंड मिशन। सो सबसे पहले वेयर आर वी, मेरा आज का सिचुएशन किधर है वो समझो। यहां से डिसाइड करो वेयर आई वांट टू बी। यहां से डिसाइड करो वेयर आई वांट टू बी, मतलब आने वाले 5 साल में, 10 साल में मैं एग्जैक्टली किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं, क्या चीज कैसा रेपुटेशन बिल्ड करना चाहता हूं, क्या क्या प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाहता हूं। आई क्रिएट माई 5 ईयर और 10 ईयर प्लान। इट कैन बी माई लॉन्ग टर्म प्लान। कैन आई कॉल दैट एज माई विजन? कैन आई कॉल दैट एज माई विजन? सो वेयर आर वी से डिसाइड करो वेयर आई वांट टू बी। नाउ इफ आई हैव डिसाइडेड कि मेरा एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है, यहां से मैं वहां जाना चाहता हूं, वहां जाने के लिए व्हाट आर द ऑप्शंस? So I need to find out what are the alternatives जो exist करते हैं. Should I go for a expansion strategy? Should I go for a stability strategy for some time? Then I should go for expansion. Should I go for expansion, then divestment, then expansion? मतलब मेरे लिए सही strategy क्या होगा ये मेरे को choose करना पड़ेगा. तो can I say where are we? Current situation analyze करो, यहाँ से define करो where you want to be, and then decide how can I reach there. वहां जाने के लिए अलग अलग options क्या है, समझ रहे हो? वो अलग अलग options को अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना चाहिए कि मेरे लिए सही स्ट्रेटजी कौन सा होगा। एंड व्हेन यू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी को आपको डिजाइन करना पड़ेगा एंड क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सर वेयर आर वी, वेयर वी वांट टू बी, हाउ कैन आई रीच देयर? आई नीड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे, आई नीड टू एनालाइज माय ऑप्शंस, एंड व्हेन आई चूज द लास्ट ऑप्शन जो मुझे लगे यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उसको आपने इंप्लीमेंट करना है। और इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट? डिड आई रीच देयर? That means how do I ensure my arrival? That means how do I ensure that I achieve my vision? अगर मेरे स्ट्रेटेजी में कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको रिएक्टिव होकर ठीक करना पड़ेगा ताकि सर मेरा स्ट्रेटेजी और इंप्रूव हो सके और मैं मेरा विजन को क्या कर पाऊं? अचीव कर पाऊं। लेट्स से आई एम अ $1 billion कंपनी, आई वुड वांट टू टच 50 billion, 100 billion। कैन आई से ये आपके प्लान हो सकते हैं 5 साल 10 साल के। वो अचीव करने के लिए आपको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बना के इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो प्रोसेस, वो फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है। लुक एट द 5 स्टेप्स। देखो, स्टार्ट्स विथ वेयर आर वी, दैट इज योर बिगिनिंग पॉइंट। फिर यहां से डिसाइड करते हैं वेयर वी वांट टू बी, दैट मींस विजन मिशन बनाते हैं। फिर बोलते हैं हाउ कैन वी गेट देयर, मतलब अलग अलग ऑप्शंस क्या है वो ढूंढेंगे। फिर विच वे इज द बेस्ट, दैट मींस आई विल इवैल्यूएट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एंड फाइंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एंड देन द लास्ट वन इज उसको इंप्लीमेंट करके हाउ कैन वी एंश्योर द अराइवल। जो मैंने अप्लाई किया उसे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। क्या मैं एक्चुअली में उस डायरेक्शन में जा रहा हूं क्या? व्हेन पीपल से कंपेयर योर बजटेड नंबर्स विद योर एक्चुअल नंबर्स, दैट मींस आर यू मूविंग एज पर बजट्स और
और नॉट, मेरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो स्टैंडर्ड नंबर रहेगा, बजटेड नंबर रहेगा, मैं उसे अचीव कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने बजट्स को अचीव नहीं करूंगा तो 10 साल का बाद का जो नंबर है वो भी अचीव नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली। सो इन सिंपल टर्म्स, आइडियली आपको कॉन्स्टेंटली आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, एम आई मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। पूरे चैप्टर्स आपके जो है इन 5 स्टेप्स के अराउंड है। आपका चैप्टर नंबर 2 बताएगा वेयर आर वी, चैप्टर 3 बताएगा वेयर वी वांट टू बी, चैप्टर 4, 5, 6 बताएगा हाउ कैन वी गेट देयर, फिर चैप्टर 7 बताएगा इनमें से कौन सा स्ट्रेटेजी बेस्ट निकाल के इंप्लीमेंट करना है, एंड चैप्टर 8 बताएगा हाउ कैन वी एंश्योर अराइवल। सो ऑल योर चैप्टर्स आर अराउंड दीज 5 स्टेप्स ओनली। दीज आर योर आइकॉनिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टेप्स। थोड़ा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस समझ में आया है क्या? पक्का एक बार आइए जरा, सिर्फ एक बार रीड कीजिए मेरे साथ में कुछ कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं, फिर आपको मैं डेफिनेशन मीनिंग सब लिखवा दूंगा जो मॉड्यूल में। घबराइए मत, जितना एग्जाम में लिखना है वो आपको लिखवा के दे देगा, पर आपको पहले समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम सब्जेक्ट में रैंडमली कभी भी चैप्टर 4 में चले जाएंगे, 5 में चले जाएंगे तो फायदा ही नहीं होगा। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, वो समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप एक्चुअली कहां एग्जिस्ट करते हो प्रोसेस में, क्लैरिटी ही आपको नहीं आएगा बच्चों। इसीलिए बस चाहता हूं आपने एक बार समझना चाहिए। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1.13। ट्रस्ट मी, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आपको एक्चुअली ये सब्जेक्ट का थोड़ा एक रेलेवेंस समझेगा। इसके आगे हर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको एक्चुअली समझ पाएगा लॉजिकली मैं कौन से स्टेप में आके ये सोच रहा हूं। देखो नंबर 1 पॉइंट क्या बोलता है, सर वेयर आर वी नाउ। दैट मींस हमने क्या खुद का करंट सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो है ना उसको एनालाइज करो। मतलब सर आपको फाइंड आउट करना चाहिए आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। क्या स्वॉट एनालिसिस आपको आपका एग्जिस्टिंग सिचुएशन समझने में हेल्प करेगा? एब्सोल्युटली। इज स्टेप नंबर 1 क्लियर टू यू? नंबर 2 क्या बोलता है, वेयर वी वांट टू बी। मतलब मुझे फाइनलाइज करना पड़ेगा मेरा विजन, मेरा मिशन। सर मुझे मेरा एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा आज की तारीख में मैं क्या कस्टमर को सर्व करता हूं, किन किन नीड्स को मैं फुलफिल करता हूं। देखो आपको समझो, what I want to be always starts with where am I. If I don't even know where am I, do you get my point? सिर्फ बोलना कि my vision is to create this. If you don't exist in an industry, how can you create something remarkable in that industry? So I need to first choose the industry. मैंने क्या create करना है, पहले इंडस्ट्री से शुरू करूंगा, तब बोलूंगा ना इस इंडस्ट्री में मैं ये चीज क्रिएट करूंगा। तो where are you? यहां से डिफाइन कर पाओगे वेयर आई वांट टू बी। मतलब आपका एग्जिस्टिंग पोजीशन से ही आप अपना विजन मिशन बना पाओगे। ये विजन क्या है, मिशन क्या है, सब कुछ डेफिनेशंस थे बीसीके में। यहां पे डिटेल्ड चैप्टर नंबर 3 आएगा पूरा। इस स्टेप नंबर 1 and 2 लिटिल बिट क्लियर टू यू। नंबर 3 देखो, कैन यू सी सर हाउ कैन वी गेट देयर। मतलब अलग अलग जो स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस रहेंगे वो हमें क्या करने पड़ेंगे, इवैल्यूएट। इसीलिए आपको पता है क्या, सारे स्ट्रेटेजीज बताएंगे। कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी क्या होते हैं, बिजनेस लेवल पे स्ट्रेटेजी क्या होते हैं, फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटेजी क्या होते हैं। आपका चैप्टर 4, 5, 6 ये स्ट्रेटेजीज ही है। All 3 chapters are nothing but corporate level, business level and functional level strategies. सारे strategies का overview मिलेगा ताकि जब आप important business decision ले रहे हैं, you should know strategically options क्या क्या है मेरे पास में, कौन सा सही option है, ये आगे step में आएगा, which is the best one. Can I say एक सबसे जो suitable alternative रहेगा वो आपने क्या करना चाहिए, select करना चाहिए and उसको क्या करना चाहिए, implement करना चाहिए to ensure कि हमारा जो strategy है बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या आपको थोड़ा 5 स्टेप समझ में आया है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इट्स नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज। यू कैन बी लाइक मैं यहां से वहां पहुंच गया अब खत्म, तो कहने से अगली बार भी तो कहीं और जाना होगा। इट्स मोर लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर रियली एंड्स। ऑनेस्टली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्ड क्या है थोड़ा समझ में आया है क्या? दैट इट्स नॉट अ जोक कि आपने बोला यार 2 दिन बाद में ऐसा कर लेते, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं। इट्स अ वेरी वेल थॉट प्रोसेस जहां पर आपको हर स्टेप में बहुत टाइम स्पेंड करना होता है। अरे वेयर आर वी फिगर आउट करने में महीना लग सकता है। मतलब मैं आज की तारीख में किधर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक बात समझो, वेयर आर वी में आपको बताना पड़ेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। आपको दोनों चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, व्हाट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड एंड वेयर यू आर सिग्निफिकेंटली लैकिंग। बिकॉज आप जहां लैक कर रहे हो, अगर वीकनेस डिफाइन नहीं करोगे तो आगे फ्यूचर में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को कैसे कन्वर्ट करोगे। जहां मैं वीक है वहां अपॉर्चुनिटी है तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आई विल हैव टू कन्वर्ट माय वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, तब जाके मेरे को फायदा मिलेगा मार्केट के अंदर। तो आप हर एक स्टेप में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कंसल्टिंग कैन बी फॉर एनी स्टेप।
कंसल्टिंग कैन बी फॉर दिस स्टेप, फॉर दिस, मतलब हर एक स्टेप कंसल्टिंग के लिए अपना पूरा अरीना है। आइडियली सिर्फ आपका करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए भी कंसल्टेंट को हायर करना पड़ सकता है यार। जस्ट इमेजिन, नो, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेयर आर वी, लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड आई अक्वायर्ड लॉट ऑफ बिजनेस ऑल्सो। डोंट यू थिंक एक आपके दिमाग में रैंडम थॉट आया होगा, लाइक मी, आई एम श्योर एक लेमैन ने सोचा होगा, RIL ने लास्ट 1-1.5 साल में इतना बिजनेस अक्वायर किया है। लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी बिजनेस अक्वायर करते हैं, कोई भी गोल्फ कोर्स अक्वायर कर लेते हैं, कोई भी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीद लेते हैं, ऐसा लगा कुछ भी खरीद रहे हैं, ऐसा लग रहा है, राइट? एंड इट लुक्स लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड RIL कौन सी इंडस्ट्री में है, ऐसा लग रहा है ना, जैसे RIL का बहुत पैसा है, इतना समझ में आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो व्हाई एम आई एक्वायरिंग अ बिजनेस? देयर शुड बी लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। आई एम श्योर दे हैव अ टीम ऑफ पीपल। एज अ लेमैन वी डोंट हैव दैट विजिबिलिटी। आई एम श्योर दे डेफिनेटली हैव अ विजिबिलिटी कि एक्चुअली आने वाले मतलब हो सकता है उनका पोर्टफोलियो में मतलब पैसा इतना ज्यादा हो गया होगा, उसको लगता है डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आई कांट बेट द एंटायर मनी ओनली ऑन जियो, आई कांट बेट ओनली ऑन रिटेल। आई यू अंडरस्टैंडिंग? मे बी मेरे को मेरा पैसा भी डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हेवी डिपेंडेंसी, पहले RIL का स्टॉक क्यों नहीं भागता था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? बिकॉज दे वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन पेट्रोकेमिकल। तो मैं एक ही सेगमेंट पे डिपेंडेंट है, पेट्रोकेमिकल इज अ ग्लोबल फैक्टर। तो वहां अगर ग्लोबली कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरा मार्जिन बढ़ ही नहीं सकता है। तो कैन आई से मैं हमेशा डिपेंडेंट रहेगा ग्लोबल फैक्टर्स पे? तो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, दे वेंट टू जियो। फिर उन्होंने रिटेल बाजू बाजू में डाइवर्सिफाई किया। तो अब उनको लग रहा होगा कि जियो और रिटेल भी एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट है। अरे जियो और रिटेल भी तो इंडिया पे डिपेंडेंट है। जब तक इंडिया स्टोरी बढ़िया है, जियो रिटेल बढ़िया है। जिस दिन इंडिया स्टोरी खराब हो गया, व्हाट इफ दीज टू बिजनेसेस आल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स? अब अगर मैं पैसा निकाल रहा है इन बिजनेस से, तो कहीं और भी तो बेट करना पड़ेगा ना यार। सो आई एम श्योर द स्ट्रेटेजिक टीम इज थिंकिंग कैसे हमारा डिपेंडेंसीज को कम किया जाए डे बाय डे। यही तो ERM है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। वो 8 पॉइंट ERM नहीं होता है, ये डिसीजन ERM होता है। 8 पॉइंट था, पहले 5 था, 5 से हमने 8 बनाया था। 5 में कुछ तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल था। टेस्ट में आपको मैंने ERM के कंपोनेंट्स पूछे भी थे। टेस्ट क्या था सर, पता नहीं है, आई डोंट नो, हम थोड़ी लिखते हैं। कितने बच्चों ने टेस्ट लिखा था ये इसका? एटलीस्ट ट्राई तो किया था। ओके, डिड यू चेक योर आंसर्स? वो सारे आंसर्स आपके मॉड्यूल में ही है। कोई ऐसा क्वेश्चन रेवोल्यूशनरी था कि क्वेश्चन समझ में ना आए। The best part of EISSM is you know what will they ask, you know what will be the answer. The only problem is I had to do some hard work which I didn't do. समझ रहे हो मेरा बात? Audit, I don't know the question. The bigger problem, do you get my point? Here the problem is clear. I will know question क्या आएगा, किधर से क्या पूछेगा और कितना लिखने का है। और सब नोटबुक में है, कुछ भी ऐसा पूछा क्या जो नोटबुक के बाहर था? और वो सब एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस थे बाय द वे। लास्ट 4 अटेम्प्ट के एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1-2 से जो थे, वो आपको लिख के दिए थे मैंने पूरे के पूरे। ठीक है सर, चलने दीजिए। लेट्स गो नेक्स्ट, नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग। वी आर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। We're done with meaning of strategy. We're done with meaning of strategy is partly proactive, partly reactive. We're done with meaning of management. Write down point number 4. Strategic management. Strategic management. Very tough definition. Point number A. Strategic management. So heading number 4 is your strategic management. उसमें लिखिए point number 1. Strategic management is a managerial process. Is a managerial process of developing a strategic vision. Managerial process of developing a strategic vision, comma, setting objectives, comma, setting objectives, comma, crafting a strategy, crafting a strategy, comma, implementing the strategy, implementing the strategy,
and initiating corrective adjustments wherever required. Initiating corrective adjustments wherever required. डोंट यू थिंक वही 5 स्टेप में से बस फर्स्ट स्टेप नहीं लिखा है, बाकी चारों स्टेप एचडीसी लिखा है? सर ये प्रोसेस है जिसमें आप क्या बनाएंगे, विजन बनाएंगे। अरे पर विजन से पहले वेयर आर वी भी तो इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन में पॉइंट नंबर 1 मिसिंग है, पर ये डेफिनेशन है, आ ही जाएगा। आप विजन बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ, इसके हिसाब से सही स्ट्रेटेजी को बना लो, फिर स्ट्रेटेजी को क्या करने का, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या स्ट्रेटेजी में बदलाव भी लाना पड़ सकता है। करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी लगाने के बाद जब आपने मॉनिटर किया तो समझ में आया स्ट्रेटेजी में कुछ प्रॉब्लम्स है, उन्हें क्या ठीक करना पड़ेगा। हाँ, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। सोचो कभी याद करना पड़ेगा इसको ढंग से अगर पढ़ा तो। रादर इसके बजाय तो 5 स्टेप्स ज्यादा ब्रॉडर थे। कौन से? वेयर आर वी, वेयर वी वांट टू बी। याद आया क्या? उसमें से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के डेफिनेशन बनाया है। शांति से एक बार 2 मिनट के लिए डेफिनेशन पढ़ी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड हियर? दैट इज इंपॉर्टेंट। आराम से और एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में विजन बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, इंप्लीमेंट करो और करेक्टिव एक्शन लो। और ये सब कुछ क्या है? एक प्रोसेस है। सिंपल डेफिनेशन एकदम। आगे बढ़ू, चलो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पॉइंट नंबर 1 आपका डेफिनेशन हो गया। राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो मेन हेडिंग था उसमें ही डेफिनेशन के बाद पॉइंट नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अंडर ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर ए, टू क्रिएट competitive advantage. To create competitive advantage. To create competitive advantage. And number B, to guide the company successfully. To guide the company successfully. To guide the company successfully through all the changes in business environment. To guide the company successfully through all the changes in environment. Through all the changes in environment. एक बार पढ़िए दोनों ऑब्जेक्टिव्स को, बहुत सिंपल है। ऊपर आ जाए 1 मिनट। पढ़ा क्या आपने ऑब्जेक्टिव्स? सुनो मेरा बात शांति से। ये ऑब्जेक्टिव में जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, वही पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। 2 मिनट के लिए शांति से सोचना। हर बिजनेस पूरी दुनिया में क्या अचीव करना चाहता है? पैसा कमाने गए। पैसा कब मिलेगा? जब मैं सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर रहेगा। इफ आई हैव द बेस्ट पोजीशन इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री, आई विल मेक द मोस्ट मनी। दैट इज ट्रू, यस और नो? तो एक ही ऑब्जेक्टिव है पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। आगे पूरा का पूरा स्टोरी खत्म करने के बाद में सबसे लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाएंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। हर जगह आपको यही बोलेगा कि आपको एक ही चीज अचीव करना है, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आई शुड हैव एन एज। I should have an edge that I will make more money than my competitor. Let's take a simple example, a BCom level example for you to understand what is competitive advantage. Two businesses, X and Y. In terms of revenue, they make 100 crores, they make 1000 crores. But when it comes to profitability, this guy stands at 40 crores and this guy stands at 10 crores. If you look at the percentage in terms of margin, this company is way higher than Y. Maybe Y का presence बहुत ज्यादा होगा, but X जहां exist करता है वहां उसका
प्रेजेंस भी स्ट्रांग है और मार्जिन अल्ट्रा स्ट्रांग है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक्स ने अपना सेम अप्रोच वाई जहां जहां एग्जिस्ट करता है वो लगा दिया तो उसका धीरे धीरे नंबर भी बढ़ना शुरू होगा, मार्जिन कम होगा, बट उतना कम होने में बहुत टाइम लगेगा जितने कम मार्जिन पे वाई काम करता है। इन सिंपल टर्म्स एक्स के पास में ऐसा कुछ अलग होगा जो वाई के पास नहीं है। That means you have to always find a reason why one company can perform better than all other players in the industry. That means मैं सेम बिजनेस कर रहा है, सेम प्रोडक्ट या सर्विस बना करके बेच रहा है, बट स्टिल कैन माई मार्जिन्स बी वे हायर देन द अदर पर्सन? If yes, that means there is a core competency. There is a core competency. What is a core competency? दो वर्ड्स हैं, एक होता है core competency, एक होता है competitive advantage. Competitive advantage is a position. आज X जिस पोजीशन में है वो competitive advantage है, बट ये पोजीशन को अचीव करने के लिए आपको खुद के competencies बिल्ड करने पड़ते हैं, मतलब ऐसे स्किल्स बनाने पड़ते हैं, ऐसे स्ट्रेंथ्स बनाने पड़ते हैं जो मार्केट में आपको अप्रिसिएशन लेके देते हैं। मतलब सर X के पास में ऐसा कुछ स्किल्स रहेगा, ऐसे कुछ लोग रहेंगे जिसकी वजह से X के मार्जिन्स इतने ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Y. This is something you cannot achieve overnight. This is something you create over a period of time. This is called as core competency and this helps you to achieve a position that is called as competitive advantage. Competitive advantage पे पूरा निबंध है, घबराइए मत, और genuinely बहुत बढ़िया है. Majority people will not like it, but that is a very very good area. चैप्टर 2 के अंदर सबसे लास्ट में आपको दो कौन से पढ़ाऊंगा मैं, एकदम आखिरी में, सिर्फ आपको बता रहा हूं आज की तारीख में. सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमिल, टू ग्रेट रिसर्च, वन ऑफ देम इज इंडियन. उन्होंने कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, पूरा डिटेल में दुनिया को समझाया और वही चीज उन्होंने कॉपी पेस्ट करके आपके सिलेबस में लिख दिया. आपके मॉड्यूल्स में आप जाने का जरूरत नहीं है, यहां देखिए सिर्फ इन चैप्टर 2 कोर कॉम्पिटेंसी रहेगा आफ्टर 30 पेजेस. यहां से पूरा कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही है. हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, हाउ टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये वही है पूरा कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टिल द एंड. मतलब ऑलमोस्ट आखिरी का जो 12-13 पेज है वो इन दो वर्ड्स के अराउंड है. अभी के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एक वर्ड है फिलहाल तेरे लिए. क्या आपको ऑब्जेक्टिव नंबर 1 समझा? क्या रीड ऑब्जेक्टिव नंबर बी जरा एक बार, ये तो आपको समझेगा, कुछ तो आपका बीसी के चैप्टर 2 से कनेक्टेड है. हेलो, हाँ, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव नंबर बी गाइस? देखो देखो, शाबाश. क्या बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, अनसर्टेन है, बदलते जाएगा. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा इस पूरे बदलाव को सहन करने के लिए. डू यू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? पक्का क्लियर है? दिस मार्क्स द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. डेफिनेशन, बेयर मिनिमम एक ऑब्जेक्टिव पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक एक रख. क्या अचीव करने का मेरे को? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. उतना पार्ट समझ में आया क्या? हाँ या ना? अब देखिए थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चैप्टर 1 में मेरे से क्या पूछ सकता है? स्ट्रेटेजी पे शॉर्ट नोट लिख पाओगे? चेक करो जरा एक बार फटाफट जल्दी से. रीड व्हाट यू हैव रिटन ऑलरेडी फॉर स्ट्रेटेजी. आई एम श्योर इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. 2 डेफिनेशन है, कोई तो एक डेफिनेशन लिख लूंगा कि भाई ये गेम प्लान है, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं. मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आई वांट टू क्रिएट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आई वांट टू सेल, व्हाट काइंड ऑफ रेपुटेशन आई वांट टू क्रिएट. इस चीज के लिए जो मैं गेम प्लान बनाऊंगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी कभी भी परफेक्ट या फ्लॉलेस नहीं हो सकता है. एंड सर सिर्फ अच्छा स्ट्रेटेजी बनाने से कुछ नहीं होगा, इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा मैनेजमेंट भी होना चाहिए. व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज 2 वे. इट इज द पीपल हु आर इन चार्ज, also it is the people how they manage a company, how they run a company. Can I say उसके लिए अलग अलग functions होते हैं, उसका लिस्ट बना के दिया आपको. प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. इन सिंपल टर्म्स ये सब चीजें भी क्या है? मैनेजमेंट है. बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? इसके बाद अब बढ़ने के लिए क्या? सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? क्या आपको डेफिनेशन समझ में आया? सर एक कंपनी
अपना विजन मिशन बनाएगा, फिर अपना सही स्ट्रेटजी को चूज करेगा, उसे इंप्लीमेंट करेगा और इंप्लीमेंट करने के बाद स्ट्रेटजी को कंट्रोल करेगा, मतलब उसे मॉनिटर करके बदलाव भी लेकर के आएगा ताकि वो स्ट्रेटजी अपने आप में परफेक्ट हो और उसको सही डायरेक्शन में लेकर के उसके विजन को अचीव करने में हेल्प करे। सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? हर बिजनेस एक ही चीज अचीव करना चाहता है, दे वांट टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड दे वुड वांट टू रिटेन दैट पोजीशन। मैं सिर्फ क्रिएट नहीं करना चाहूंगा, क्रिएट करके उस पोजीशन को रिटेन करना चाहूंगा। दिस इज व्हाट अ कंपनी वांट्स टू अचीव फ्रॉम योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इतना सब कुछ क्लियर है क्या? नोटबुक में जाइए, आपने 4 हेडिंग लिखे थे, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो चुका है। लिखिए हेडिंग नंबर 5, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत टफ है यार, ये तो कैसे पढ़ोगे आप? हाँ, ऑप्शन छोड़ेंगे पढ़ने के बाद में। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपका फेवरेट काम नेगेटिव सोचने का है। 1.7 पे आइए, लिमिटेशंस दिए हैं। अगले पेज पे देखो, बहुत बीकॉम लेवल टाइप के लिमिटेशन दिए हैं। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओहो, जल्दी पढ़ लो एक बार फटाफट से। ऑर्गेनाइजेशन में हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटजीज। सर इससे हमारा जो डेली ऑपरेशंस है उसको नेगेटिव इंपैक्ट आएगा सर, हम हमारा मेन काम नहीं कर पाएंगे एवरीडे रूटीन नेचर का। बीकॉम लेवल पॉइंट नंबर बी। इज दिस पॉइंट नंबर बी क्लियर टू यू? फटाफट से पढ़ो एक बार, जल्दी से पढ़ लो, कोई डाउट तो पूछ लो। लिमिटेशन नंबर 1, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पढ़ लिया? नंबर सी पे आओ। सर इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। ये भी बहुत अच्छा बात है, पढ़ लो एक बार। अरे कंसल्टेंट लगेंगे आपको, स्टेप 1 से आखिरी स्टेप तक अप्लाई करना आसान नहीं होने वाला ढंग से। देखो यही चीज है, इधर क्या होगा, हेडिंग पढ़ के लगे ये इतना आसान है। अब प्रॉब्लम क्या है, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इतना मैच होगा। फिर जो तू बाकी लिखेगा ना, सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, वेरी कॉस्टली प्रोसेस। सर इट टेक्स लॉट ऑफ मनी टू परफॉर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज द कैटेगरी ऑफ आंसर यू विल राइट। I am telling you, you will do this because you are used to of writing answer in OCM. तो तुम वही चीज सोचेगा इधर भी अप्लाई करने का, बस ओनली डिफरेंस इज उधर अगर आया 40, इधर आएगा उसका डिवाइड बाय 2। बात समझ में आया क्या? तुमको OCM में कितना मार्क्स आया था? 100 मार्क का पेपर था कि नहीं था? 100 मार्क का था। कितने लोग को ऐसा 80 के ऊपर आया था OCM में? क्या बात कर रहे हो? क्या इसी वजह से प्रॉब्लम आता? तुम एकदम और कॉन्फिडेंट आदमी है अभी जिंदगी में, तुम सोच रहे हो ये तो क्या है, मैं ऐसे लिख लेगा। मैं बोल रहा हूं तुम्हारा कॉन्फिडेंस घर पे छोड़ के आना तुम। डू यू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर बी एंड सी? रीड पॉइंट नंबर सी, देखो क्या बोलता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। यू विल नीड एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स। आपको एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा, नया स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सब पूरा डेफिनेशन लिख रहा है वापस से। अरे ये डेफिनेशन है फिर से, किसका डेफिनेशन है? जो हम पढ़ रहे हैं उसका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। सर कैन आई से लिमिटेड रिसोर्सेज अगर है, लेट्स से स्मॉल एंड अ मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए शायद बहुत डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव हो जाएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई करना। वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर बातों से लगाएंगे तो अच्छा रहेगा देन एक्चुअली एज अ प्रोसेस। इस पॉइंट नंबर बी एंड सी क्लियर टू यू? इस पॉइंट नंबर बी एंड सी क्लियर टू यू? कम टू पॉइंट नंबर डी। एक्चुअली में बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये वैलिड है। सुनिए, हर बिजनेस को क्या लगता होगा कि यार मैं इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के इंप्लीमेंट करूंगा कि मेरा कॉम्पिटिटर को समझ में नहीं आएगा क्या करना है। हर बिजनेस को यही लगता है। बट डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनीवन टू प्रिडिक्ट हाउ विल योर कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्ड? व्हाट इफ कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्ड्स लाइक जियो? Do you understand my point? So whatever was the strategy of Airtel, it is not going to work. Are you understanding my point? So sometimes it is very very tough to understand कि मेरा strategic management एकदम बराबर है, but if my competitor starts reacting in an irrational manner, or in any manner for that say, can I say my strategy may prove to be useless?
even I have to reanalyze the market now. I need to rethink about my target market and maybe think about the product again. That is my point number D. It is difficult to predict your competitors' response. देखो, in a competitive world, all organizations are trying to move strategically. That means ये बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा एस्टिमेट करना कि कैसे आपका कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्ड करेगा आपके स्ट्रेटेजी को. इट्स वेरी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड हाउ विल अ कॉम्पिटिटर रिएक्ट टू योर एवरी स्ट्रेटेजी. इस वजह से एक रिस्क बहुत बड़ा है. क्या है, आप कितना भी अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाइए, जरूरी नहीं है आप हमेशा अपने विजन को अचीव कर पाएंगे. इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेटेजी शुड बी रिएक्टिव ऑल्सो. इट शुड नॉट ओनली बी प्रोएक्टिव. यू शुड बी प्रिपेयर्ड. इफ देयर आर चेंजेस इन एनवायरमेंट, आई शुड बी एबल टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली इन माई स्ट्रेटेजी as well. Is point number B, C and D clear to you? Giving you 2 minutes. वापस से पढ़ो तीनों पॉइंट को बराबर से. डाउट है इमीडिएटली पूछो, फिर पॉइंट नंबर ए पे जाएंगे. शाबाश शाबाश. डन. अब आइए पॉइंट नंबर ए. डोंट यू थिंक फिर से बोलेगा एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है. बीसी के चैप्टर 2 पेज नंबर 2. बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स. इट इज अनसर्टेन. याद आ रहा है कैसा कुछ तो मल्टीफेशिएटेड, फार रीचिंग इम्पैक्ट. कुछ ऐसा याद आया है क्या? तुम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है अभी तक. बॉटम लाइन, अब कितना भी अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा लीजिए, आपका सबसे बड़ा रिस्क सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं है. द एंटायर बिजनेस एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली डायनामिक. इट इज एक्सट्रीमली अनसर्टेन. पॉजिटिवली सोचेंगे तो बोलेंगे डायनामिक है, नेगेटिवली सोचेंगे तो बोलेंगे एनवायरनमेंट अनसर्टेन है. इसमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस या बदलाव आते जाएंगे शायद जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं हो सकता है. आई मे हैव टू रिविजिट समटाइम्स. आई मे हैव टू स्क्रैप डाउन माई एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीटली. आई मे हैव टू थिंक अबाउट अ न्यू स्ट्रेटेजी ऑल टुगेदर. थिंक अबाउट दिस नो यार. होंडा का बिजनेस इन इंडिया was so good years back. Like years back, there was a time where Honda was doing phenomenally well in our country. But what went wrong? उनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट खत्म हो गया. It has come down significantly. Rather, आपने नोटिस किया होगा उसने लग्जरी प्रोडक्ट्स तो इंडिया में लॉन्च भी नहीं किया. लास्ट अकॉर्ड इंडिया में कब आया था? जब अकॉर्ड इतना लंबा हुआ करता था. अकॉर्ड एक गाड़ी थी होंडा की, शायद आपने से आधे लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी क्योंकि वो नया वर्जन कभी आया नहीं इंडिया में. ऐसा नहीं कि होंडा ने अकॉर्ड बनाना बंद कर दिया. होंडा अकॉर्ड बहुत सालों से बना रहे, बट इंडिया में आना बंद हो गया. एक जमाने में इंडिया में उन्होंने सिविक लॉन्च किया था. दैट वाज वन ऑफ इट्स आइकॉनिक कार इन इट्स टाइम. मतलब इन माय टाइम लोग सिविक को ज्यादा पसंद करते देन द मर्सिडीज. मर्सिडीज इज मर्सिडीज, बट सिविक इज सिविक. लाइक द सिविक का डिजाइन यूज्ड टू बी सो फ्यूचरिस्टिक. इट यूज्ड टू लुक लाइक इफ यू सिटिंग इन द कार, इट्स लाइक अ प्लेन विच इज गोइंग टू टेक ऑफ. दैट काइंड ऑफ फीलिंग उन्होंने बिल्ड करके दिया था. ऑल्दो द फ्यूल एफिशिएंसी वाज वर्स्ट. उस जमाने में 6 या 7 का एवरेज देती थी. समझ लो मेरा बात, मतलब उतना बुरा फ्यूल एवरेज इंडिया के अंदर रन करना. बट उस कार ने अपना एक अलग ही एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड क्रिएट किया था. लोग आज भी सेकंड हैंड खरीदते हैं उस गाड़ी को. आज भी अगर सिविक किसी के पास पुराना उस जमाने वाला सेकंड हैंड एग्जिस्ट करता है, उसका आज भी रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा है. सिमिलरली वैसा ही गाड़ी एक मित्सुबिशी ने बनाया था, लैंसर करके. देखा, मतलब वेरी क्लोज टू ईच अदर आइडियली. बट मित्सुबिशी वाला कार क्यों नहीं चला और होंडा का सिविक क्यों चला? क्योंकि मित्सुबिशी का स्पेयर पार्ट बहुत एक्सपेंसिव था. इंडिया में प्रेजेंस एग्जिस्ट नहीं करता था. तो अगर गलती से इंडिया में नॉर्मली गाड़ी को ठोकना बहुत नॉर्मल है. पीछे से अगर आपकी गाड़ी को ठोक दिया, उसका अगर आगे का बोनट या पीछे का बोनट चेंज करने का है, तो लैंसर का उस जमाने में बोनट 30-40 हजार का आता था. समझ रहे हो? उतने में मारुति आदि आती थी. समझ रहे हो क्या मेरा बात? अरे ऐसा था यार. अभी रियलिटी में तुमको बता रहे तो मेरा बात नहीं मान रहे हो. और मतलब थोड़े सो बॉटम लाइन, उनका वो मॉडल नहीं चला. बट सिविक का मार्केट शेयर अच्छा था बिकॉज होंडा का ओवरऑल रिपेयर्स मेंटेनेंस वाज कंपैरेटिवली चीपर. सो दैट कार पिक्ड अप. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कैसे कंपनी का परफेक्ट टाइम होता है, पर वो भी
क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्टार्टेड चेंजिंग सो सिग्निफिकेंटली, एंड इफ यू डोंट अडेप्ट विद दैट यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट. रादर इंडिया में मेरे को अगर आप देखोगे तो एमजी बहुत अच्छा चल रहा है. वाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द इंडियन कंज्यूमर साइकोलॉजी. दे आर अंडरस्टैंडिंग. स्टार्टिंग में जब एमजी की ओरिजिनल जो हेक्टर आया था, बिल्ड क्वालिटी वॉज नॉट ग्रेट बट इट वॉज अ फीचर रिच कार. अब उन्होंने ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी भी इनहेंस कर दिया है, बट इफ यू सी दे अंडरस्टूड व्हाट द कस्टमर रियली वांट्स. सो इट्स सिंपल. हर एक टाइम पीरियड के अंदर आप नोटिस करेंगे कि जो कस्टमर के प्रेफरेंस है वो सिग्निफिकेंटली बदलते रहते हैं. एक जमाने में एम्बेसडर भी बिकता था, आज नहीं बिक सकता है. यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. अनलेस वो किसी को मतलब ऐसा बहुत ही आइकॉनिक गाड़ी चलाने का शौक है तो बात अलग है. एक जमाने में एम्बेसडर में आपको मालूम ना पावर स्टीयरिंग नहीं होता था. एम्बेसडर का पूरा स्टीयरिंग घुमाने के लिए आधा घंटा लगता था. मतलब ऐसा नहीं, लिटरली बोलते थे यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी टू ड्राइव एम्बेसडर. अदरवाइज एक जमाने में यजदी बाइक आता था, उसका किक ना वापस ऊपर आता था, आधे लोग का पैर फ्रैक्चर हो जाता था उसकी वजह से. आपको मालूम नहीं है रियलिटी में. और टेक्नोलॉजिकली वर्स्ट कंपनी था रॉयल एनफील्ड. टेक्नोलॉजिकली वर्स्ट पॉसिबल बाइक बनाता है. अब इंप्रूव हुआ है उससे. यामाहा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज वे अहेड. मैं मजाक नहीं कर रहा है, मैंने दोनों गाड़ी चलाया है. अगर मेरे पास यामाहा का एफजी है, मतलब मैं बात करूं 2009 का, अगर वो गाड़ी 6 महीने से बंद पड़ी है, यामाहा की बाइक का बात कर रहे हैं, एफजी अगर 6 महीने से बंद है, कुछ नहीं, फर्स्ट गियर में डाल, क्लच दबा, थोड़ा धक्का दे, एक झटका दे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा. यामाहा बुलेट हिला भी नहीं पाएगा. तो पहली बात तो 4 आदमी लाना पड़ेगा, कितने भी झटके देगा तो खुद गिर जाएगा नीचे. मतलब उसका अलग स्ट्रेस है आइडियली. और मतलब डिस्क ब्रेक्स वगैरह तो मतलब उस जमाने के है. टायर तो मतलब पूछो ही मत. अब इंप्रूव कर रहा है वो, बट इट्स जस्ट दैट दे हैव बीन राइडिंग वेरी वेल ऑन द ब्रांड नेम. उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया बुलेट, इसलिए लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया. आपको मालूम है क्या, एक बार आई थिंक बजाज का वो बाइक था, क्या कौन सा था, डोमिनार, उसने ऐड भी किया था हाथी वाला, कि बुलेट इज हाथी बेसिकली. समझ लो मेरा बात. तो ऐसे बहुत सारे हाथी चल रहे हैं, डोमिनार आता है साइड साइड से निकल जाता है पूरा का पूरा. हाथी चलते रहता है. समझ लो क्या मेरा बात. उसने बताया ये हाथी है, आपको बाइक चलाना कि हाथी चलाना डिसाइड कर लो. समझ लो क्या मेरा बात. बट देन अगेन, इससे क्या रॉयल एनफील्ड को फर्क पड़ा? नहीं. उसके सेल्सों को फर्क पड़ने वाला था क्या? नहीं. एक बार आपने नैरेटिव बिल्ड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फॉर ईयर्स. मतलब जब सिचुएशन बहुत बदल जाए, जब लोग बहुत गिरने शुरू हो जाए, तो हम इंप्रूव कर देंगे यार. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो अगर आप एक बिजनेस, ये फैक्ट्स है सारे के सारे जो मैं आपको बताया, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ अपने हिसाब से बता दिया. दिस हैज बीन लाइक दिस फॉर ईयर्स. बट इफ यू लुक एट द कंपनीज, डोंट यू थिंक जो बेचारा होंडा रन करता है जापान में बैठ के, उसको कितना बुरा लगता होगा. इतना बढ़िया अकॉर्ड बना है, कोई इज्जत ही नहीं इस कंट्री में है. समझ है कि नहीं है. मतलब एर्गोनॉमिक तरीके से स्टार्ट बटन इधर होना चाहिए, एस्थेटिकली बराबर कलर बनाए हैं. पीपल केयर सनरूफ खुलता है क्या बोलने से. मतलब जस्ट इमेजिन, जो बेचारा, नहीं जस्ट इमेजिन अबाउट दैट इंजीनियर. वो सोचता होगा मतलब मैं जिंदगी भर अपना इन्वेस्ट कर दिया ये क्रिएट करने के लिए, और ये आदमी का प्रॉब्लम है क्या मेरे बोलने से सनरूफ खुलता क्यों नहीं है होंडा में. आप प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या आइडियली, कि डिसीजन मेकिंग किस स्टूपिड लेवल पे आ गया है. तो यार मैं अभी कैसे प्रोडक्ट बेचेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. This is the bitter reality in every industry. That's how it is. You need to understand how industry and when industry changes. It is essential. Otherwise, it is impossible. एक बात बताओ ना, अगर एक रियल थॉट शेयरिंग है अपना, ये ऑटोमोटिव के अंदर यूट्यूबर जो आपके फेमस हैं, उसमें से एक वो फैज बीम करके एक है, एक बंदे का नाम तो मेरे को पूरा याद ही नहीं, पर हाँ बहुत फेमस यूट्यूबर है ये बंदा. टाटा मोटर्स ने उसको बोला तो एक काम कर, मेरे ट्विटर हैंडल पे आकर के यू कम्युनिकेट टू पीपल. मतलब टाटा मोटर्स बिलीव्स दैट वन यूट्यूबर हैज अ बेटर प्रेजेंस देन टाटा मोटर्स. आई नीड देम टू कम एंड टेस्ट एंड टॉक अबाउट माई कार. वी हैव रीच्ड दैट लेवल. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आई एम सॉरी, पर मतलब इफ दैट इज द लेवल, दैट मीन्स द इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड, इफ आई लुक फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इज एसेंशियल. So if I want to do well in my business, I need to call these influencers, tell them, test the car and talk. Because when you talk, it will sell. And bottom line क्या है, मेरे को तो प्रोडक्ट ही बेचने का है ना यार. And if the awareness creation is through this, I just need to accept that this is a new marketing way. I need to acknowledge and move on. That there is nothing way कि Tata Motors cannot say मेरे टाइम पे गाड़ी ऐसा नहीं बिकता था. It's okay, today ऐसा बिकता है.
So you have to find these people and get it done. So if Tata Motors have to do, then I'm just trying to say, आपका कितना भी पुराना हिस्ट्री रहेगा, अगर एक एनवायरमेंट में बदलाव आ रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. अदरवाइज वो सिर्फ लिमिटेशन नंबर 1 बन जाएगा. एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट how will it shape up in future. एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टिमेट है अबाउट द फ्यूचर कैन awfully go wrong. मतलब मेरा अगर एस्टिमेट परफेक्टली गलत गया, एकदम अनएंटिसिपेटेड चीजें होती है, मतलब इन सिंपल टर्म्स मुझे मेरा स्ट्रेटेजी कंप्लीटली हटा देना चाहिए या एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को सिग्निफिकेंटली बदलना चाहिए. इज इट साउंडिंग लाइक स्ट्रेटेजी शुड बी रिएक्टिव? The organization will have to change their plan. ये सब चीजें मुझे कंसिडर करनी चाहिए, अदरवाइज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. नोटबुक में जाइए, गिव अ नेक्स्ट हेडिंग, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क. आपका एसएम का पहला होमवर्क. मेरे को प्रॉपर हेडिंग चाहिए. अरे सुनो ना, आई वॉन्ट प्रॉपर हेडिंग. चारों के चारों इधर सुनो मेरा बात. बहुत जगह सिर्फ हेडिंग नहीं, कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट. बहुत जगहों पे आईसीआई ने लिटरली ये जो एडवांटेजेस भी आगे आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ एडवांटेज के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. मैंने उन सेंटेंस में से एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड निकाल करके हेडिंग लिखा हुआ है. वो हेडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर एक बार एटलीस्ट मेरे को ये हेडिंग वर्ड याद रहेगा कि सर एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है, उसके अराउंड शायद मैं सेंटेंस बिल्ड कर पाऊंगा. दैट इज द रीजन मैंने जहां जहां हेडिंग्स नहीं भी है वहां भी हेडिंग्स इंक्लूड करके रखे हैं. सिर्फ हेडिंग्स मत लिखिए, उसके अराउंड एक सेंटेंस लिखने का प्रैक्टिस अभी से कीजिए. इफ यू डू दैट प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तब जाके तुम एग्जाम में लिख पाओगे. डायरेक्टली हेडिंग लिखने से एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इसीलिए हेडिंग के साथ में एक सेंटेंस लिखने का आदत डालना पड़ेगा. एसएम में एडवांटेज ये है, लैंग्वेज सिंपल है. डिसएडवांटेज भी यही है कि लैंग्वेज सिंपल है तो आप उसको इज्जत देंगे नहीं. आप सोचेंगे मैं मेरे हिसाब से लिख लेगा कुछ भी. मैं बोल रहा हूं आपको, ईआईएस में हेडिंग के नीचे जो मन में लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. एसएम में ऐसा मत करना. आई एम गिविंग यू सिंपल रीजंस. एसएम में कंटेंट ही लिमिटेड है. ईआईएस में कंटेंट इतना सारा है, सामने वाला भी बैठ के मैच नहीं कर पाएगा. लॉजिकल लगेगा हेडिंग से, वो आगे बढ़ जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा. एसएम में थोड़ा सा अप्रोच बदलिए, बराबर से हेडिंग को पढ़िए, एक सेंटेंस लॉजिकली पढ़ के उसमें से पिक करें. इज दैट क्लियर टू यू? हाँ या ना? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. 2 मिनट पहले छोड़ने के लिए बोल रहा हूं तुम मेरे को आज. कोई बात नहीं, कल हमारा चैप्टर 1 मोस्टली खत्म हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2. अभी गुड. 2 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, बदला लेगा मैं. बाय.